सो फार हमने आप लोगों को जो बताया हुआ है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, वो आप लोगों को पता लग गया है कि कंडक्टेंस क्या होता है, कंडक्टिविटी क्या होता है। कंडक्टेंस रेजिस्टेंस का ऑपोजिट जो वन अपॉन आर होता है उसको कंडक्टेंस बोलते हैं। कंडक्टिविटी आप लोग कप्पा जानते हो, कप्पा वन अपॉन रो बोलते हैं। और कप्पा इज इक्वल टू कैपिटल जी इंटू एल बाई ए, सेल कांस्टेंट वाला, वो भी आप लोग जानते हो। फिर उसके बाद हमने मोलर कंडक्टिविटी पढ़ाया था जिसको मोलर कंडक्टेंस बोलते हैं। फिर इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी या इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। ऐसे एक बार जस्ट आपको ब्रीफ कर दें कि आप लोगों ने क्या पढ़ा हुआ है। देखो दोस्त, हमने आप लोगों को सबसे पहले ये बताया था कि R इज इक्वल टू रो इंटू एल बाई ए। ऐसे आप लोगों ने देखा था। इसमें एल बाई ए को सेल कांस्टेंट बोलते हैं। अभी पढ़ा रहे हैं, कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन अभी शुरू करेंगे। जस्ट एक बार रिव्यू करवा दें, आप लोग पहली बार ऑफलाइन में जिसमें आए हो। तो इसमें आर आप जानते हो रेजिस्टेंस है, रो को रेजिस्टिविटी बोलते हैं या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, और एल बाई ए इज नोन एज सेल कांस्टेंट। सेल कांस्टेंट यहाँ पे एक्चुअली में मेटालिक कंडक्टेंस से यहाँ पे डिफर कर रहा है। मेटालिक कंडक्टेंस जो चीज होती है वहां पे एल होता है एल लेंथ का वायर, और ए होता है क्रॉस सेक्शनल एरिया। जैसे ये एल लेंथ का वायर है, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कुछ होगा तो उसको एल बाई ए बोलते हैं हम लोग, ऐसे करके। फिर इसी को हमने अगर इन्वर्स कर दिया था तो कुल मिला के एक और बनाता है ऐसे, कप्पा इज इक्वल टू कैपिटल जी इंटू एल बाई ए। और आपको पता है कि वो कप्पा क्या होता है? कप्पा होता है वन अपॉन रो, कैपिटल जी जो होता है वन अपॉन आर, तो बोलता है स्पेसिफिक कंडक्टेंस। कप्पा इज इक्वल टू कंडक्टेंस इंटू एल बाई ए। कंडक्टेंस को हम लोग बोलते हैं वन अपॉन आर। किसी भी सॉल्यूशन का जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होता है कंडक्टेंस उतना ही कम होता है। तो कप्पा इज इक्वल टू जी इंटू एल बाई ए, हम लोग इसे बोलते हैं, आप लोग जानते हो। फिर हमने डायल्यूशन का इफेक्ट बताया था। डायल्यूशन करने से कंडक्टेंस जो जी है वो इंक्रीज होता है, बोथ फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट एंड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। सेम अमाउंट ऑफ डायल्यूशन से किसमें ज्यादा इंक्रीज होता है वो आपको बताया था, वीक इलेक्ट्रोलाइट में ज्यादा इंक्रीज इन नंबर ऑफ आयंस है, इसलिए इंक्रीज ज्यादा होता है वहां पे। कप्पा जो होता है एक्चुअली में आपको डिराइव करके दिखाया था, बोला था ऐसे हम लोग लेमन टाइप में बोल सकते हैं उसको कि कंडक्टेंस पर यूनिट वॉल्यूम इलेक्ट्रोलाइट का जो टोटल कंडक्टेंस होता है, बोलते थे टू पैरेलल प्लेट्स ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर। इनके बीच में जो टोटल इलेक्ट्रोलाइट पड़ा हुआ उसकी कंडक्टेंस कैलकुलेट करते थे और उसे बोलते थे हम लोग स्पेसिफिक कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी। तो एक तरह से बोल सकते हैं स्पेसिफिक कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी कप्पा, वो जो है कंडक्टेंस पर यूनिट वॉल्यूम। तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी डायल्यूशन से डिक्रीज होता था। फिर इसके बाद हमने इसे डिराइव करवाया था आपको कि भैया वो मोलर कंडक्टेंस जो आया था वो आया था आपका जी इंटू एल स्क्वायर, और फाइनली वो आया था कप्पा इंटू 1 डेसीमीटर क्यूब, या ऐसे ही 1 डेसीमीटर क्यूब अगर आप करोगे अपॉन सी या मोलारिटी, ऐसे करके आया था। या इसी को हम लोग बोले थे कप्पा इंटू 1000 सेंटीमीटर क्यूब। जस्ट एक रिवीजन बता रहे हैं आप लोगों को। 1000 सेंटीमीटर क्यूब अपॉन मोलारिटी या कंसंट्रेशन, इसी को कैपिटल जी इंटू एल स्क्वायर भी बोला था आप लोगों ने। यही तो कराया था लास्ट क्लास में जब डिराइव करवाया था। तो कैपिटल जी इंटू एल स्क्वायर, तो ऐसे आया था। फिर उसके बाद इक्विवेलेंट कंडक्टेंस आपको हमने पढ़ाया था ये वाला लैम्डा ई क्यू, कैपिटल लैम्डा ई क्यू इज इक्वल टू, वो भी आया था कप्पा इंटू 1 डेसीमीटर क्यूब अपॉन नॉर्मालिटी करके आया था। या इसी को अगर हम लोग करते थे तो कप्पा इंटू 1000 सेंटीमीटर क्यूब अपॉन नॉर्मालिटी। ये सब कुछ डिराइव करा चुके हैं, इस पे बहुत सारे एग्जांपल्स भी आप लोग कर चुके हो। और ये भी एक्चुअली में जी इंटू एल स्क्वायर ही आया था। या फाइनली इसको हम लोग जो शुरू में लिखे थे एक्चुअली में कप्पा इंटू वी भी लिखते थे ना, कैपिटल वी। और वी बोलते थे हम लोग कि वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, और इसको भी हम लोग बोलते थे ऐसे जी एल स्क्वायर या कप्पा इंटू वी, और यहाँ पे बोलते थे वॉल्यूम ऑफ 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। तो वैसे डिराइव करवाया था हमने लास्ट क्लास में, आप लोगों को ये बता चुके हैं। और आज आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि इस पे काफी क्वेश्चंस भी कर चुके हो, काफी क्वेश्चंस कर चुके हो। जस्ट अब वैसे रिवीजन करवा रहे हैं एक तरह से। अब किसी भी पर्टिकुलर इलेक्ट्रोलाइट के लिए मोलर कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, अच्छा डायल्यूशन का क्या इफेक्ट हुआ था इस पे मोलर कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस पे? आप लोगों ने देखा था डायल्यूशन से जो मोलर कंडक्टेंस की वैल्यू है वो भी इंक्रीज होती है, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस की वैल्यू भी इंक्रीज होती है, दोनों की वैल्यूज इंक्रीज होती हैं। फिर आप लोगों ने एक और चीज देखी थी कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन किसी पर्टिकुलर वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए मोलर कंडक्टेंस एट अ गिवन कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय मोलर कंसंट्रेशन एट इनफाइनाइट डायल्यूशन, और ये इक्वल टू इक्विवेलेंट कंडक्टेंस
एट गिवन कंसंट्रेशन अपॉन इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, ये भी होता है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा, ये आपको लास्ट क्लास में बताया था हमने। पोस्ट वर्ल्ड डाइल्यूशन लॉ और ये सारी चीजें आपको डिराइव करवा चुके हैं पहले भी। डाइल्यूशन से क्या फर्क पड़ता है, अल्फा इंक्रीज होता है, बहुत सारी चीजें। फिर एक वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए हमने, सपोज करो कोई वीक इलेक्ट्रोलाइट है HA, जो डिसोशिएट कर रहा होता है H प्लस और A माइनस के फॉर्म में। तो H प्लस और A माइनस के फॉर्म में अगर डिसोशिएट कर रहा होता है तो हमने बोला था C माइनस C अल्फा और C अल्फा फिर C अल्फा ऐसे करके। तो Ka का एक्सप्रेशन लिखते हो आप लोग C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा, और यहाँ पे अल्फा की वैल्यू लैम्डा इक्विवेलेंट अपॉन लैम्डा इक्विवेलेंट नॉट पुट कर दो। बैठो भैया जल्दी बैठो। तो यहाँ से एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन कल ही बनी थी जब हमने बोला था उसका डिस्क्रिमिनेंट 0 कर दो। तो लैम्डा m स्क्वायर माइनस समथिंग टाइम्स लैम्डा m प्लस समथिंग टाइम्स कोई कांस्टेंट इक्वल टू 0, ये तो आता है क्वाड्रेटिक। अबे ऑनलाइन वाले सुनाई दे रहा है तुम लोगों को? यस सर। बोर्ड पे दिख रहा है तुम लोगों को? ऐसा नहीं कोई इधर उधर हो गया हो? दिख रहा है सर। अच्छा ठीक है। तो ये वाला एक्सप्रेशन कल हमने डिराइव किया था, लिखते रहो भैया तुम लोग, और एक तरह से रिवीजन कर रहे हो। कुछ लोग लिख रहे हो, कुछ लोग लिखते ही नहीं हो। ये बोर्ड दिख नहीं रहा आप लोगों को? क्या दिख रहा है ना भैया? अच्छा ठीक। ये हमने लास्ट क्लास में करवा दिया था और इस पे भी क्वेश्चंस करवा दिए थे काफी हमने। डाइल्यूशन का इफेक्ट तो सब कुछ हो चुका है, मतलब ये सारी चीजें हमने बोला था। हमेशा यूनिट्स पे ध्यान देना, यूनिट्स इसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। जैसे आप लोग जानते हो कंडक्टिविटी की यूनिट, मोलर कंडक्टिविटी की यूनिट, सब चीजों की यूनिट होती है। कभी कभी कंफ्यूजन इसलिए हो जाती है लोगों को कि सर हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं, हर जगह तो कंडक्टिविटी लिखा होता है, पता नहीं मोलर कंडक्टिविटी है, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी है, नॉर्मल कंडक्टिविटी कप्पा है। कंफ्यूजन होती है ना। तो यूनिट आप देखो, नॉर्मल कंडक्टिविटी की यूनिट जो होती है जिसको कप्पा बोलते हैं, साइमन सेंटीमीटर इनवर्स होती है। ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स दिख रहा है ना भैया? इधर इधर हट जाए। और जो दूसरी वाली कंडक्टिविटी होती है मोलर कंडक्टिविटी, उसकी होती है साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी होता है साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स। तो ऐसे करके आप लोगों ने क्वेश्चन किया था लास्ट क्लास में। हमने एक स्विमिंग पूल जो था उसमें कितना पानी है, स्विमिंग पूल के एक्चुअली में जितना वाटर था पहले वो वाटर ले लिया गया था और उसका आप लोगों ने कंडक्टेंस निकाल लिया था, रेजिस्टेंस निकाल लिया था, ऐसे ऐसे करके उसमें हमने आपको बताया था। आज हमारा जो पढ़ाने का कॉन्सेप्ट बताने वाले थे हम आपको, वो था कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन, जिसमें नॉर्मल टाइट्रेशन भी इंक्लूडेड है। जो आप लोग एसिड बेस टाइट्रेशन देखते हो, पहले इसे जल्दी से कंप्लीट कर लो, फिर हम कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन आज शुरू करते हैं, आज की क्लास का जो इम्पोर्टेंट। हमने इसी में फिर मोलर आयनिक कंडक्टिविटी भी कल आपको पढ़ाया था। स्मॉल लैम्डा, कैपिटल लैम्डा को स्मॉल लैम्डा के टर्म्स में भी लिखा जाता है, किसी इलेक्ट्रोलाइट का कैपिटल लैम्डा स्मॉल लैम्डा के टर्म्स में भी होता है। अरे कॉपी कर लियो भैया, हटा दे इसको। यस सर। यस हाँ दोस्त ठीक है, हो गया। अरे ये सब लिखा हुआ है, थोड़ा जल्दी कॉपी किया करो तुम लोग। चलिए हेडिंग लिखिए, हेडिंग आज की लिखो भैया, कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन। कंडक्टोमेट्रिक, ये कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन। अब कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन हम आपको 3 बताएंगे, 4 बताएंगे रादर। इसमें ए पार्ट लिखो, HCl प्लस NaOH का टाइट्रेशन, HCl प्लस NaOH कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन पूरा लिखना, HCl प्लस NaOH कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन। फिर नेक्स्ट वाला आप लोग लिखिए, सेकेंड वाला, एसिटिक एसिड कोई वीक एसिड है प्लस NaOH कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन। एंड सी पार्ट लिखो आप लोग, NH4OH कोई वीक बेस ले लिया हमने प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन। एंड डी पार्ट है एसिटिक एसिड कोई वीक एसिड प्लस HCl स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस NaOH कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन। ये 4 टाइट्रेशन हम आपको कर बताएंगे। कंडक्टोमेट्रिक मतलब वेरिएशन ऑफ कंडक्टेंस एज न्यूट्रलाइजेशन प्रोसीड्स। एसिड बेस रिएक्शन करते हैं, न्यूट्रलाइजेशन होता है,
तो कंडक्टेंस कैसे वेरी करेगा जैसे जैसे न्यूट्रलाइजेशन होगा। तो उसके लिए हम आपको थोड़ा सा बताएंगे आयनिक इक्विलिब्रियम वाला नॉर्मल टाइट्रेशन, क्योंकि बिना नॉर्मल टाइट्रेशन के कर तो सकते हो वैसे भी, लेकिन नॉर्मल टाइट्रेशन इससे बने रिवाइज हो जाएगा। तो इसमें क्या हो रहा है कि HCl और NaOH जब न्यूट्रलाइज करते हैं तो पूरे सोल्यूशन का पीएच वेरी करता है। आप लोगों ने देखा होगा पीएच चेंज होता है ना HCl और NaOH जब न्यूट्रलाइज करते हैं, तो पीएच का एक ग्राफ आता है, तो वो होता है वेरिएशन ऑफ पीएच या वेरिएशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस विद वॉल्यूम ऑफ NaOH एडेड, ऐसे करके ग्राफ होता है। अब आज हम आपको ये बताने जा रहे हैं आपको कि जैसे HCl में आप NaOH ऐड करना शुरू करोगे, तो ऐड करते रहोगे तो कंडक्टेंस एक्चुअली में कैसे वेरी करेगी। कंडक्टेंस का मतलब आप लोगों ने देखा है कंडक्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ आयंस, ये भी तो होता है। नंबर ऑफ आयंस जो होते हैं एक्चुअली उनकी आयनिक मोबिलिटी की बात करते हैं। लास्ट क्लास में हमने आपको एक वाइंड अप करते टाइम हमने लास्ट क्लास में बोला था कुछ ऐसे कि किसी भी सॉल्यूशन की जो मोलर कंडक्टेंस होती है, जैसे लैम्डा m नॉट NaCl की जब बात करते हैं, हमने लास्ट क्लास में ये बताया है, आज बस फिर से रिवीजन करा रहे हैं कि होता है 1 into स्मॉल लैम्डा मोलर आयनिक कंडक्टेंस ऑफ Na प्लस 1 into मोलर आयनिक कंडक्टेंस ऑफ Cl माइनस। वैसे अगर आप कोई बाइवेलेंट जिसमें अनायन है या कुछ भी कटायन अनायन, मान लो आप बेरियम क्लोराइड का ले रहे हो BaCl2, तो BaCl2 लोगे तो 1 into मोलर आयनिक कंडक्टेंस ऑफ बेरियम प्लस 2 प्लस 2 into मोलर आयनिक कंडक्टेंस ऑफ Cl माइनस। Cl माइनस। अब जो एक्चुअली में स्मॉल लैम्डा होता है, ये भी मोलर आयनिक कंडक्टेंस जो होती है ना, वो भी इक्वल टू होता है, कोई एक चीज होती है आयनिक मोबिलिटी म्यू इंटू 96500, मतलब ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मोलर आयनिक कंडक्टेंस किसी भी चीज का इक्वल टू आयनिक मोबिलिटी म्यू। और म्यू जो होता है, हमने लास्ट क्लास में आप लोगों को एकदम एक क्वेश्चन दे रखा था, किसी ने पूछा भी था सर कैसे करेंगे इसको, हमने बोला था थोड़ी सी रेलेवेंट थ्योरी वहीं पे पढ़ लेना, लेक्चर नोट्स में है ये सारी चीजें, लास्ट क्लास में हमने पढ़ाया था। तो म्यू की वैल्यू आपको लिखा था कि भाई स्पीड ऑफ आयन जो होती है वो आपको गिवन रहेगी, स्पीड ऑफ आयन डिवाइडेड बाय पोटेंशियल ग्रेडियंट। ये सारे डेटा आपको दिए रहेंगे। पोटेंशियल ग्रेडियंट मतलब ये है, पोटेंशियल ग्रेडियंट का मतलब होता है डेल्टा V अपॉन डिस्टेंस, मतलब पोटेंशियल डिस्टेंस के हिसाब से जब वेरी करता है ना, जैसे पोटेंशियल ग्रेडियंट की वैल्यू आएगी डेल्टा V अपॉन x, ठीक है। तो हमने लास्ट क्लास में जो एक क्वेश्चन दिया था उसमें बोला था कि भाई एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल वर्क कर रहा है तो उसके आयंस 1 घंटे में कितने डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे। अगर आप लोगों ने उस क्वेश्चन को देखा है तो वाइंड अप करते टाइम एकदम क्लास, हम अगर कल वाली क्लास आपको ध्यान है तो ये हमने बताया था आपको लास्ट क्लास में। तो देखो दोस्त, हम आज आपको बढ़ाना चाह रहे हैं ये कि मोलर आयनिक कंडक्टेंस रेलेवेंट होती है मोलर कंडक्टेंस से, और हम मोलर कंडक्टेंस जैसे न्यूट्रलाइजेशन प्रोसीड हो रहा है कैसे कैसे वेरी कर रहा है इन सबका, उसके बीच में ग्राफ बनाना चाहते हैं। तो चलिए हेडिंग लिखिए नंबर 1, HCl प्लस NaOH कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन। नंबर 1 लिखो, HCl प्लस NaOH कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन। HCl प्लस NaOH कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन। HCl और NaOH का कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन देखो दोस्तों। आप एक बात बताओ, नॉर्मल टाइट्रेशन आप लोग जानते हो, उसमें क्या करते हैं कि ऐसे क्या होता है, ब्यूरेट स्टैंड होता है जहाँ पे ब्यूरेट लगा होता है, शायद आप लोग को हल्का सा आइडिया है इसका। और ये से ब्यूरेट, यहाँ पिपेट ब्यूरेट जानते हो, और यहाँ से ब्यूरेट से ड्रॉप बाय ड्रॉप करके कोई यहाँ पे बीकर में हम लोग क्या लेते हैं, HCl लेते हैं ना भाई। अरे कुछ याद है, कन्वेंशन आईयूपीएससी का होता है 25 ml 0.1 मोलर HCl लेने का कन्वेंशन होता है। नॉर्मल टाइट्रेशन जब कराते हैं तो 25 ml 0.1 मोलर हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, और यहाँ पे NaOH फिल करके रखते हैं। NaOH जो होता है VmL 0.1 मोलर NaOH ड्रॉप बाय ड्रॉप यहाँ पे नीचे गिरता है, और यहाँ पे ब्यूरेट स्टैंड है, ब्यूरेट यहाँ पे फंसा के रखा है और उसमें से वो नीचे ड्रॉप बाय ड्रॉप गिर रहा है।
और यहाँ पे ये ऐसे ग्राउंड है, ग्राउंड पे रखा हुआ है मान लो ये आपका कुछ। तो आईयूपीएससी में क्या करते हैं हम लोग टाइट्रेशन कराते टाइम, कोई भी एसिड होता है तो 25 ml 0.1 मोलर एसिड लेते हैं और बेस को ब्यूरेट से ड्रॉप बाय ड्रॉप गिराते हैं। नहीं समझ लो? अबे बेस को ब्यूरेट से ड्रॉप बाय ड्रॉप, हाँ बेस को ब्यूरेट से ड्रॉप बाय ड्रॉप हम लोग गिराते हैं। तो नॉर्मल एसिड बेस टाइट्रेशन जो होता है उसमें हम लोग क्या करते हैं, आप लोगों ने पढ़ा होगा, ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ क्या बनाते हैं, वॉल्यूम ऑफ NaOH एडेड एक्स एक्सिस पे होता है वॉल्यूम ऑफ NaOH एडेड, और ऊपर जो होता है वाई एक्सिस पे पीएच। तो पीएच वर्सेस वॉल्यूम ऑफ NaOH एडेड, इसके बीच में आपने ग्राफ बनाया होगा। पीएच मैक्सिमम 14 हो सकता है, तो मैं से 1 2 3 वाई एक्सिस पे ऐसे 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ऐसे बना देते हैं, और 7 पे भी एक ऐसे लाइन हॉरिजॉन्टल ऐसे ड्रॉ कर देते हैं। मतलब पहले नॉर्मल टाइट्रेशन कर्व देख लो। तो नॉर्मल टाइट्रेशन कर्व क्या होता है कि वेरिएशन ऑफ पीएच विद वॉल्यूम ऑफ NaOH एडेड। कैसे पीएच वेरी करता है जब आप लोग टाइट्रेशन कराते हो 25 ml 0.1 मोलर HCl लेके और उसमें 20 ml 0.1 मोलर NaOH ऐड करते हो, तो पीएच कैसे वेरी करता है? अरे कुछ सुने उसके बारे में? तो देखो दोस्त क्या हो क्या रहा है इसमें। आप ये भैया क्लास 12th में आ गए हो, सिलेबस वाइंड अप होने वाला, तुम लोग आए नहीं, रिवाइज करके नहीं बैठे हो। तो हम अगर ऐसे बताते हैं आपको, अभी कंडक्टोमेट्रिक शुरू करेंगे। अब आप लोगों ने बोला है कि सर हमको नॉर्मल भी बता दीजिए, इसलिए पढ़ा रहे हैं। हम बोल रहे हैं वॉल्यूम ऑफ NaOH एडेड, इसको एक कॉलम में रखो और नीचे रख दो आप पीएच, नीचे वाले कॉलम में। तो हम भैया कैलकुलेशन आप लोग करके बताना हमको, कैलकुलेशन आप हमको करके बताना है। ऐसे हम कुछ चीजें पूछ रहे हैं। सपोज करो हमने बोला वॉल्यूम NaOH 0 ml है, NaOH डाला ही नहीं तो पीएच कितना होगा? अबे जो एसिड आपने लिया है 25 ml 0.1 मोलर, इसमें H प्लस का कंसंट्रेशन कितना है? 0.1 या 10 पावर -1। जब NaOH नहीं डालोगे आप तो कंसंट्रेशन कितना रहेगा? 10 पावर -1। तो पीएच की वैल्यू जब NaOH नहीं डालोगे तो क्या आएगी? 1 आएगी। इसका मतलब हाँ, इसका मतलब ग्राफ की शुरुआत 1 से होगी। 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे लिखा हुआ है, तो इस ग्राफ की शुरुआत 1 से होगी। अब सुनो तो अभी कोई बोले सर अगर हम लोग 10 ml NaOH डाल देंगे, ऐसे ही हमारा मन कर रहा है 10 ml NaOH डाल देंगे, 10 ना करो तो 20 ml कर दो, सीधे 20 ml NaOH डाल दो। फिर आप एक काम करना 24.5 ml डाल देना, फिर 25 ml डाल देना और 25.5 ml NaOH ऐड कर देना। तो आपको पीएच का एक्चुअली में ग्राफ समझ में आ जाएगा, कैसे ग्राफ बन रहा है ना दोस्त? तो मेरे दोस्त एक बात बताओ, जब ये 25 ml तुम NaOH ऐड करोगे तो न्यूट्रलाइजेशन कितना हो गया होगा? HCl कितने मिलीमोल था? 25 इंटू 0.1। अच्छा एक बात बताओ, दिख रहा है तुम लोग ऑनलाइन वाले नीचे? दिख रहा है। यस। ये देखो दोस्त, हमारी बात सुनो। हमने बोला है कि जब वॉल्यूम ऑफ NaOH आपने 20 ml कर दिया, तो वॉल्यूम NaOH 20 ml कर दिया है, तो मिलीमोल्स कितने हो जाएंगे? 20 इंटू 0.1 मतलब 2 मिलीमोल। HCl कितना था? 25 इंटू 0.1 मतलब 2.5 मिलीमोल। अभी भी HCl ज्यादा है, इसका मतलब H प्लस बचा रहेगा। कितना रहेगा? तो आप ऐसे लिखोगे 2.5 मिलीमोल थे HCl के, -2 मिलीमोल हो गया NaOH का, डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा अब तक? अबे 45 आ जाएगा। उन दोनों का सम 45। हाँ तो वही 45 आ जाएगा टोटल वॉल्यूम। आप एक बात बताओ, हम कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस बताना चाह रहे हैं जो रिमेनिंग है। जो NaOH आया होगा उसने क्या किया है, फिर से सुनो दोस्त, जो NaOH आया होगा उसने HCl को न्यूट्रलाइज कर दिया। तो NaOH के मिलीमोल कितने हैं? V इंटू 0.1। इसके कितने हैं? 25 इंटू 0.1। तो इसका 2.5 मिलीमोल है और इसका है V इंटू 0.1, लेकिन V की वैल्यू आपको 20 दी हुई है, तो मतलब इसके 2 मिलीमोल हो गए NaOH के, 2.5 मिलीमोल हो गए HCl के। एसिड HCl अभी भी ज्यादा है, तो एसिड HCl अगर ज्यादा है तो उसको हम क्या बोल देंगे? 2.5 ज्यादा है, तो उसमें से 2 न्यूट्रलाइज हो गया। टोटल वॉल्यूम कितना हो गया? 25 ml प्लस 20 ml 45। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जा रही है? 0.5 अपॉन 45, 0.01। तो 0.01 का मतलब हो गया 10 पावर -2, है ना? तो इसका मतलब है कि जब आप
हाँ दोस्त, जब 20 ml NaOH ऐड करोगे तो pH की वैल्यू 2 नहीं आएगी? Yes, 2 आ जाएगी। बताते हैं 2 आ जाएगी। बहुत बढ़िया। अब एक काम करो 20, अच्छा ये हम कंसंट्रेशन ऑफ H+ लिखे हुए हैं, रिमेनिंग जो कंसंट्रेशन ऑफ H+ की वैल्यू है ये तुम लोग को दिख रहा है दोस्त पीछे से? Yes, ये दिख रहा है ना नीचे वाला? Yes, sir. अरे ऑफलाइन वाले बताओ भैया, ये इधर तो बैठ। अच्छा एक बात बताओ, जब 24.5 ml आप ऐड करोगे तो बेस आप ऐड कर रहे हो, अच्छा जब एग्जैक्टली 25 ml ऐड करोगे, सुन तो लो, एग्जैक्टली 25 ml ऐड करोगे तो दोनों कंप्लीटली न्यूट्रलाइज कर जाएंगे। कंप्लीटली न्यूट्रलाइज करके टोटल H+ की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0। तो प्योर वाटर रहेगा ना, तो प्योर वाटर का तो H+ जो होता है बहुत कम होता है, 10⁻⁷, 0 नहीं लिखते हैं केमिस्ट्री में, 10⁻⁷ तो करोगे ही, क्योंकि प्योर वाटर रहेगा वो 10⁻⁷। तो इसका मतलब जैसे ही आप वॉल्यूम की वैल्यू 25 करने वाले हो उसी टाइम pH की वैल्यू 7 आने वाली है। आएगी 7 की नहीं आएगी? Yes, sir. लेकिन अगर हम लोग लेकिन एक चीज और सुनो, अगर हम वॉल्यूम की वैल्यू बोलते हैं कि 24.5 तो इसका मतलब अभी भी एसिड ज्यादा है, क्योंकि वॉल्यूम 25 से कम किए हो ना, तो इसका मतलब बेस कम पड़ गया, एसिड अभी भी ज्यादा है। तो एसिड जो है ज्यादा, उसके टोटल H+ का कंसंट्रेशन जो रिमेनिंग आएगा, रिमेनिंग H+ की वैल्यू, अब वो हो जाएगी, हम जो लिख रहे हैं वो देखो, वो आएगा 25 इंटू 0.1, ये तो एसिड हुआ करता था, माइनस 24.5 इंटू 0.1, बताओ दोस्त, होल डिवाइडेड बाई कितना आएगा? 49.5। 49.5। तो मेरे दोस्त एक बात बताओ, क्या ये इस H+ की वैल्यू जो आ रही है, इस H+ की वैल्यू -3 अप्रोक्सीमेटली, नहीं न्यूमरेटर में कितना आ जाएगा? न्यूमरेटर में कितना आ जाएगा बे? 0.05 0.05, यही ना? Yes, 5 इंटू 10⁻⁻2 ऐसा लोग बता रहे हैं, और डिनोमिनेटर में 49.5 है, तो उस 49.5 को कैलकुलेशन के लिए हम 50 मान लेते हैं, अप्रोक्सीमेटली ये 50 हो जाएगा ना नीचे? yes, तो भैया ये कुल मिला के हो गया 10⁻⁻3, ये समझ में आ रहा है? 10⁻⁻3, और 10⁻⁻3 का मतलब pH की वैल्यू 3 आ गई। 3। नॉर्मल टाइट्रेशन कर्व जो आयनिक इक्विलिब्रियम में होता है, पहले वो करना सीख लो। मतलब हम तो बताना वैसे इसका कोई सिग्निफिकेंस था नहीं, लेकिन अब पूछा है तुम लोगों ने तो जान लो कि इसका मतलब है जब आपने कोई भी NaOH नहीं डाला था तो pH 1 था, 20 ml डाला तो pH 2, 24.5 ml पे pH इज इक्वल टू 3, और 25 ml पे pH की वैल्यू 7 आ गई। तो 3 से सीधे इसका मतलब 0.5 ml भी आपने अगर एक्स्ट्रा कर दिया, 24.5 से 0.5 ही तो एक्स्ट्रा, pH का जंप कहाँ से हो जा रहा है? सीधे 3 से 7 पहुंच जा रहा है ना? और एक चीज सुनो, इतना कॉपी कर लो फिर हम बताएं, जल्दी करो। कर लिया कॉपी? कर लो, कुछ लोग अभी कर रहे हैं। और कोई हमको कैलकुलेट करके ये बता दो, जब बेस हम 25.5 ले लेंगे, मतलब बेस थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, तो OH माइनस डोमिनेट कर जाएगा? इस केस में OH माइनस की वैल्यू कितनी आएगी? OH माइनस की वैल्यू जो एक्स्ट्रा डोमिनेट कर रहा होगा, कैलकुलेट करके कोई बता दो। OH माइनस बताना है, H+ नहीं, क्योंकि OH माइनस से डोमिनेट करेगा, बचेगा तो वही, बाकी H+ तो कैंसिल हो गया। पहले इतना कॉपी कर लो। 10 to the power -3 कितना? 10 to the power -3 बहुत बढ़िया, Yes, sir. 10 raised to the power -3. बहुत बढ़िया। कॉपी कर लिया दोस्त? अब चलो भैया लिखो जरा, नेक्स्ट लिखो। हमको ये बताओ, जब आप 25.5 ml ऐड करोगे बेस, तो 25 ml से तो पूरा एसिड कंज्यूम हो गया, बेस एक्स्ट्रा हो जाएगा 0.5 ml से, तो इसका मतलब है OH माइनस डोमिनेट कर जाएगा सॉल्यूशन में। तो जैसे आपने यहाँ पे H+ निकाला है, वैसे ही वहां पे OH माइनस निकालो, कितना आएगा भाई? ऑफलाइन वाले नहीं बता रहे हो, ऑनलाइन वाले कब का बता दिए। कितना भैया? -3। बहुत बढ़िया, कैलकुलेट कर लोगे कि हम करके बताएं? कर लोगे? तो अप्रोक्सीमेटली 10⁻⁻3 आएगा OH माइनस, तो यहाँ पे pH की वैल्यू 11 आ जाएगी। 11 आ गई। अब इस केस में, इस पर्टिकुलर केस में
जो OH माइनस की वैल्यू है, ऐसा आप बता रहे हो, छोटा छोटा लिख रहे हैं, देख लो सब लोग, यहाँ पहले बोर्ड पे देखो, इसकी वैल्यू 10⁻³ आ रही है, तो OH माइनस आ रहा है 10⁻³ तो भैया H प्लस कितना आ जाएगा, 10⁻11 आ जाएगा, क्योंकि दोनों का मल्टीप्लीकेशन हैज टू बी 10⁻14, तो ये आ जाएगा Yes. H प्लस की वैल्यू 10⁻11, तो पीएच की वैल्यू आ गई 11। बस हमारा क्वेश्चन हो गया, अब हमको कुछ नहीं करना है। आप देखो हमने वॉल्यूम ऑफ NaOH इधर उधर करना शुरू किया है, और NaOH का वॉल्यूम अगर आप चेंज करते जा रहे हो तो पीएच की वैल्यू चेंज होती चली जा रही है, नहीं हो रही है? हो रही है ना पीएच की वैल्यू? यस सर। Yes. हाँ दोस्त, अब तो इसका मतलब ये जो नॉर्मल टाइट्रेशन कर्व है, नॉर्मल टाइट्रेशन कर्व, इसको बनाओ। तो देखो दोस्त, टेढ़ा हो गया है। जब pH की वैल्यू रादर 0 ml, हम यहाँ पे बोल देते हैं, सपोज करो यहाँ पे 25 ml, ये जो है इसको हम बोल देते हैं 25 ml, और इसके जस्ट पहले 24.5 होगा, इसके जस्ट बाद 25.5 होगा। क्या डिस्टिंग्विश कर पा रहे हो क्लियरली? 25 के विसिनिटी में 25 ml हमने बनाया, उसके जस्ट पहले 24.5 है, उसको लिख देते हैं ऐसे, और उसके जस्ट बाद 25.5 है। तो मेरे दोस्त एक बात बताओ, 24.5 पे वैल्यू पीएच की 3 आ रही है ऐसे, Yes. sir. और 20 हाँ 25.5 पे पीएच की वैल्यू जो आ रही है 11 आ रही है, समझ रहे हो भैया? यस Yes, sir. एग्जैक्टली 25 पे 7 आ रही है, तो इसका मतलब यहाँ पे ग्राफ ऐसे एकदम वर्टिकल जाएगा, 0.5 के डिफरेंस पे ये ग्राफ एकदम एक तरह से वर्टिकल रहेगा। बताओ दोस्त। Yes, sir. Yes. sir. और उसके पहले ये ग्राफ 1 से शुरू हुआ था, तो 1 से शुरू होकर ये ग्राफ थोड़ी देर में वर्टिकल हो जाएगा और फाइनली अल्टीमेटली वो 14 पे पहुंच जाएगा। तो ये तो हो गया नॉर्मल टाइट्रेशन कर्व, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का। और 25 की विसिनिटी में जो जंप आया है, वो जंप आया है ये 8 यूनिट का, 8 यूनिट का जंप है ये। अगर आप इस जंप की हाइट चेक करोगे तो इसकी हाइट आ रही है 8 यूनिट की। अबे 3 से लेकर 11 तक गया है, 3 से 11, 8 यूनिट का जंप है ये, यस Yes, sir. 8 यूनिट का जंप आ रहा है ये, जंप ऑफ 8 यूनिट जंप। और ये जो जहां पे इक्विवेलेंस पॉइंट आ रहा है, इक्विवेलेंस पॉइंट का मतलब है टाइट्रेशन पॉइंट, उसी की विसिनिटी में जंप किया है सीधे इतना हाइट, इकट्ठे देख रहे हो कितनी हाइट, 0.5 ml आपने इधर उधर किया तो 3 से 11 हो गया। ये होता है नॉर्मल टाइट्रेशन कर्व। समझ में आ रहा है भैया? है दोस्त? पीछे Yes. तुम लोग को भी Yes. यस सर। पीछे वाले कोई प्रॉब्लम तो नहीं भैया? तो ये इसका मतलब 8 यूनिट का जंप जो आ रहा है 3 से लेके 11 तक, 3 to 11, ये नॉर्मल टाइट्रेशन कर्व में होता है। और हम लोग इसी में इंडिकेटर लेते हैं, आप लोगों ने सुना होगा स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस टाइट्रेशन के लिए इंडिकेटर कौन सा यूज करते हैं? फिनोप्थिलीन। मिथाइल ऑरेंज भी ले सकते हैं, मिथाइल रेड भी ले सकते हैं। कोई बोले ऐसे कैसे आप बता रहे हो? इंडिकेटर चूज करने के क्राइटेरिया होते हैं, 2 क्राइटेरिया होता है इंडिकेटर चूज करने का। मेनली तो वैसे एक ही क्राइटेरिया माना जाता है कि जो भी टाइट्रेशन कर्व बनता है, देखो जितने भी इंडिकेटर होते हैं ना, या तो वीक एसिड होते हैं या तो वीक बेस होते हैं जनरली। फिनोप्थिलीन आप लोगों ने सुना होगा, स्ट्रक्चर हमने आपको बताया था, वो एक वीक एसिड होता है। फिनोप्थिलीन एक्चुअली इज अ वीक एसिड विद डिसोसिएशन कांस्टेंट। फिनोप्थिलीन के जो Ka की वैल्यू होती है, सुन लो पहले, फिनोप्थिलीन की Ka की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली, सुन लो पहले, अप्रोक्सीमेटली 8.5 होती है। इसके Ka की वैल्यू बता रहे हैं, अप्रोक्सीमेटली 8.5 होती है फिनोप्थिलीन के Ka की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली, है ना? तो सॉरी पीके की वैल्यू है, पीके गलती से कह दिया, पीके की वैल्यू है, पीके के की वैल्यू 10⁻⁸ हो जाएगी। तो हम लोग जो इंडिकेटर चूज करते हैं ना, पहली बात तो उस इंडिकेटर का pKa+1 और pKa-1 इसी हाइट के अंदर फॉल करना चाहिए। कोई बोले इसमें जो इंडिकेटर आपने अभी नाम लिए थे, फिनोप्थिलीन, मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल रेड, कैसे आपने बोला, रट के बैठे हो क्या? नहीं भैया, मतलब देखा हुआ है, अगर आयनिक आप लोगों ने पढ़ा है कायदे में तो मिल जाएगा। एक्चुअली जो इंडिकेटर का pKa होता है ना, वो pKa+1 की वैल्यू और pKa-1 की वैल्यू, अगर pKa-1 जो भी आएगा और pKa+1, तो फिनोप्थिलीन का pKa-1 कितना आएगा दोस्त? 7.5 आएगा कि नहीं आएगा?
और पीके +1 हाँ 9.5। तो कोई भी इंडिकेटर है तो वीक एसिड या वीक बेस होता है। तो जब हमें चूज करना होता है किसी एसिड बेस टाइट्रेशन में कि विच इंडिकेटर इज सुटेबल, तो इंडिकेटर का पीके -1 और पीके +1 की वैल्यू हम चेक करते हैं किसी वर्टिकल हाइट के अंदर फॉल करनी चाहिए। दुनिया में कितने भी इंडिकेटर, तुम लोग जो रट के बैठे होगे कि फिनोक्सिलिन आईटी वाले क्या करेंगे 10-15 इंडिकेटर दे देंगे, बोलेंगे बताओ कौन सा इसमें यूज कर सकते हैं। तुम बोलोगे हम तो फिनोक्सिलिन जानते हैं, या मिथाइल ऑरेंज बहुत लोग सुने होंगे, ज्यादा से ज्यादा मिथाइल रेड सुने होंगे, उसके आगे तो अजीब अजीब नाम मिल जाएंगे, तुम समझ ही नहीं पाओगे, सबके पीके सामने लिखे होंगे। तो वर्टिकल हाइट जब आपको पता लग जाएगी तो उस वर्टिकल हाइट में कितने इंडिकेटर हो सकते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ इंडिकेटर यूज कर सकते हो सकता है आईटी वाले से ढेर सारे इंडिकेटर लिख के टेबल दे दें, इंटीजर में पूछें बताओ कितने नंबर ऑफ यहाँ पे इंडिकेटर्स स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस टाइट्रेशन में यूज कर सकते हो। तो क्राइटेरिया क्या होता है कि इंडिकेटर का जो पीके -1 और पीके +1 होता है उसकी वैल्यू इसी वर्टिकल हाइट के अंदर फॉल करनी चाहिए। तो फिनोक्सिलिन का पीके होता है 8.5, तो पीके -1 हो जाएगा 7.5 और पीके +1 हो जाएगा 9.5, और वो देखो 3 से 11 वाले में लाई कर रहा है, तो इसका मतलब फिनोक्सिलिन इंडिकेटर अच्छा है। मिथाइल ऑरेंज का पीके होता है, मिथाइल ऑरेंज का पीके होता है 4.5, वो पता है हमको, तुम लोग भी धीरे धीरे समझ जाओगे, रिवीजन में करवा देंगे फिर से। मिथाइल ऑरेंज का पीके होता है 4.5, तो उसमें से -1 करोगे क्या आ जाएगा 3.5, +1 करोगे क्या 5.5, इसीलिए मिथाइल ऑरेंज भी इसमें यूज कर सकते हैं क्योंकि इसी वर्टिकल लाइन के अंदर ही तो फॉल कर रहा है उसका पीके -1 पीके +1। मिथाइल रेड का पीके होता है 4.8, तो वो भी लाई कर जाएगा इसी में। ऐसे बहुत सारे, ब्रोमोथाइमोल ब्लू करके होता है, और भी बहुत सारे इंडिकेटर होते हैं, कुछ भी इंडिकेटर यूज कर सकते हो, लेकिन ध्यान रखना कि उस इंडिकेटर का पीके -1 और पीके +1 इसी वर्टिकल हाइट के बीच में फॉल करना चाहिए। अगर इसी वर्टिकल हाइट के बीच में फॉल कर रहा है तो वो इंडिकेटर चूज कर सकते हो। इसका मतलब अगर टेबल दिया हो इंडिकेटर की, जो तुमने नाम भी नहीं सुने होंगे, 10, 20, 50 लिखे हो, कोई बोले बताओ कौन सा इंडिकेटर इसमें आ सकता है स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस में, तुम एक काम करो, बस उसका पीके -1 और पीके +1 रेंज देख लो किसमें इसका इस हाइट के अंदर लाई कर रही है, वो इंडिकेटर यूज कर लेंगे हम लोग। और थेरेटिकली बेस्ट इंडिकेटर कौन सा होता है, जिसका पीके -1 और पीके +1 का जो एवरेज आएगा वो 7 पे आ जाए, मिड पॉइंट। इस देखो एक वर्टिकल लाइन है, वर्टिकल लाइन कितनी है 3 से 11, 3 to 11, 3 से 11 है, तो इसका मिड पॉइंट 3 से 11 का मिड पॉइंट क्या आएगा 7। तो अगर कोई बोले कि ये जो इंडिकेटर है स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस में, इसमें बेस्ट इंडिकेटर कौन सा है, थेरेटिकली बेस्ट, तो बेस्ट वो होगा जो एकदम जिसका पीके की वैल्यू इसी मिड पॉइंट से कोइंसाइड करे, इसके मिड पॉइंट से। मतलब अगर थेरेटिकली कोई बेस्ट इंडिकेटर चूज करना है तो पीके की वैल्यू एकदम मिड पॉइंट से कोइंसाइड करनी चाहिए। मतलब अगर कोई इंडिकेटर हमारे पास ढेर सारे दिए हैं, कोई बोले थेरेटिकली बेस्ट इंडिकेटर बताओ, तो वो इंडिकेटर चूज कर लेना जिसकी वैल्यू पीके = 7 है उसकी। तुम बोलोगे सर हमने तो सुना फिनोक्सिलिन थेरेटिकली बेस्ट इंडिकेटर हो, तो बेस्ट इंडिकेटर बोला जाता है। फिनोक्सिलिन एक्चुअली में थेरेटिकली बेस्ट इंडिकेटर नहीं है, उसका पीके की वैल्यू 8.5 है, मिड पॉइंट पे थोड़ी लाई कर रहा है। तो फिर भी लैब में इसलिए यूज करते हैं फिनोक्सिलिन को क्योंकि पहली बात तो वाइडली अवेलेबल है, दूसरी चीज उसमें जो कलर चेंज होता है ना बड़ा ब्राइट होता है, कलरलेस से पिंक हो जाता है। मिथाइल ऑरेंज में बड़ी दिक्कत होती है, ऑरेंज से येलो हो जाएगा तुम देख भी नहीं पाओगे। एक काम करो ऑरेंज कलर को देखते रहो, वो धीरे धीरे येलो हो जाएगा, तुम्हारी आईज इतनी सेंसिटिव है नहीं कि तुम इजीली डिस्टिंग्विश कर पाओ, समझ पा रहे हो? ऑरेंज कलर को देखते रहो धीरे धीरे येलो हो जाए, तो क्या तुम उतनी इजीली डिस्टिंग्विश कर पाओगे ऑरेंज से येलो? मुश्किल होता है ना। लेकिन कलरलेस से पिंक हो जाता है तो उसको डिस्टिंग्विश करना बड़ा इजी होता है। फिनोक्सिलिन एक्चुअली में अगर थेरेटिकली देखा जाए तो बेस्ट इंडिकेटर नहीं है क्योंकि उसका पीके एकदम मिड पॉइंट पे कोइंसाइड नहीं कर रहा है, लेकिन प्रैक्टिकली बेस्ट इंडिकेटर क्योंकि इजीली वाइडली अवेलेबल है और हम लोग उसको जानते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर आप लोग लिख लियो तो ठीक है, नहीं लिखे हो तो मेंशन कर लो जल्दी से, फिर हम आगे पढ़ाना शुरू करें। अभी हम नॉर्मल टाइट्रेशन पढ़ा रहे हैं। सुनो, ये कर्व इतना कर्व नहीं बन रहा है दोस्त, ये ऑलमोस्ट वर्टिकल हाइट है। तुम लोग जो ऐसे बना रहे हो ये कर्व ऐसे नहीं भैया, ये एकदम ऑलमोस्ट वर्टिकल है बे, ये लाइन एकदम ऑलमोस्ट वर्टिकल है, 25 ml के आसपास ही, उसको कर्व टेढ़ा मेढ़ा मत बनाओ, ऑलमोस्ट वर्टिकल ग्राफ है वो। 3 से लेके 11 तक एकदम खड़ा खड़ा बना दो ऐसे वर्टिकल। 3 to 11 बस 0.5 के डिफरेंस पे ही तो आ गया है दोस्त। तो जो हमने अभी आपको बताया ना, हाउ टू चूज बेस्ट इंडिकेटर, रादर हाउ टू चूज इंडिकेटर फॉर एन एसिड बेस टाइट्रेशन,
तो उसके लिए जो क्राइटेरिया बताया, यही क्राइटेरिया आपको पता होना चाहिए। हमने नोट्स में नहीं लिखा है, जो आपको लेक्चर नोट्स दिया था, ये सब पढ़ाते टाइम तो बताते हैं, जो पढ़ाते टाइम में बताना होता है, तो हमने बता दिया। अब जो लोग लिख सकते हो लिख लो कहीं पे, आप फिर दोबारा नहीं बताएंगे। ये नहीं कर सकते हो तो भैया वो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है फिर। तो हाउ टू चूज इंडिकेटर फॉर एसिड एंड एसिड बेस टाइट्रेशन, उसका क्राइटेरिया यही होता है कि जो वर्टिकल लाइन है, उसी वर्टिकल लाइन में इंडिकेटर का पीके -1 और पीके +1 की रेंज पूरी की पूरी उसी के अंदर रादर हम जो बोलते सबमर्ज हो जानी चाहिए। अगर पीके -1 पीके +1 इसी के अंदर आ गया तो उससे बोलते हैं वो बेस्ट रादर इंडिकेटर है, उसको हम ले सकते हैं। इसीलिए स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के केस में हमने बहुत सारे इंडिकेटर के नाम ले लिए। एक्चुअली में स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के केस में ही सबसे बड़ी जंप होती है ये, बाकी सबके केसेस ना जंप छोटी हो जाती है, हाइट छोटी हो जाती है। इसलिए स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के केस में बहुत सारे इंडिकेटर ले सकते हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट जितने भी इंडिकेटर होते हैं वीक एसिड या वीक बेस होते हैं, उनके पीके की वैल्यू ऐसे 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे ही होती है। तो मोस्ट ऑफ द इंडिकेटर्स स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस टाइट्रेशन में यूज कर सकते हैं, क्योंकि इस वर्टिकल हाइट के अंदर ही उनका पीके -1 और पीके +1 फॉल कर जाता है। समझ में आ रहा है भैया? तो ये तो हो गया नॉर्मल टाइट्रेशन। लिखते नहीं हो सामने तुम लोग? हाँ, पूरी कहानी लिख लिया करो, नहीं तो फिर कर कैसे पाओगे। तो ये हो गया नॉर्मल टाइट्रेशन। अब तुम बोलोगे सर ये आप तो कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन पढ़ा रहे थे, तो हमने नॉर्मल टाइट्रेशन बता दिया क्योंकि काफी लोगों ने पूछा था। कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन का मतलब ये होता है, ये देखो यहाँ पे हम यहीं पे जो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का टाइट्रेशन है ना, यहीं पे कंडक्टोमीटर लगा देंगे। कंडक्टोमीटर एक डिवाइस होती है जो कंडक्टेंस मेजर करती है। तो जैसे जैसे आप वॉल्यूम ऑफ NaOH इसमें ऐड करते रहोगे, जैसे आप फील करो थर्मामीटर होता है ना, वैसे ही एसिड बेस टाइट्रेशन हो रहा है, हमने कोई कंडक्टोमीटर डिवाइस लगा दिया। तो जैसे जैसे टाइट्रेशन प्रोसीड करेगा, कंडक्टोमीटर इसकी कंडक्टेंस मेजर करेगा। कंडक्टेंस का मतलब है नंबर ऑफ आयंस और उनके मूवमेंट, उसको मतलब चेक करेगा। अब एक कंडक्टेंस का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ आयंस कितने हो गए, नंबर ऑफ आयंस कहीं चेंज तो नहीं हो रहे हैं, अगर चेंज हो रहे हैं तो उनकी आयनिक मोबिलिटी कैसे हो रही है, मतलब वेरिएशन ऑफ कंडक्टेंस विद वॉल्यूम ऑफ NaOH एडेड, उसे बोलते हैं कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन। तो कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन एक्चुअली डील्स विद वेरिएशन ऑफ कंडक्टेंस ऑफ सॉल्यूशन, ओवरऑल सॉल्यूशन लिखो, वेरिएशन लिखो, कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन actually deals with conductometric titration actually deals with variation of conductance या molar conductance. Conductometric titration actually deals with variation of conductance or molar conductance. Variation of conductance or molar conductance with volume of NaOH added. With volume of NaOH added. With volume of NaOH added. जैसे जैसे NaOH ऐड करोगे, अरे ये पिपेट ब्यूरेट बना लिए थे भैया। अब जो करने जा रहे हैं यहीं पे आप चाहो तो इसका नाम लिख सकते हो कंडक्टोमीटर, चाहो तो ऐसे लिख सकते हो कंडक्टोमीटर। ये कंडक्टोमीटर जो कंडक्टेंस मेजर करेगा, मोलर कंडक्टेंस मेजर करेगा, मतलब उसी में पिपेट ब्यूरेट बना के। तो वेरिएशन ऑफ कंडक्टेंस, एसी बंद कर देना भैया इधर वाला, ये फैन बंद कर देना, नॉइज बहुत कर रहा है। ठंडा वंडा लग रहा हो किसी को, एसी ऑफ कर लेना दोस्त, नहीं तो जुकाम बुखार हो जाए तुम लोगों को। देखो भैया, वेरिएशन ऑफ कंडक्टेंस और ये वॉल्यूम ऑफ NaOH एडेड, इसके बीच में हम ग्राफ बनाने जा रहे हैं। एक्स एक्सिस पे लिखा है वॉल्यूम ऑफ NaOH। अभी भी हमने 25 ml वाला वही कॉन्सेप्ट रखा है कि 25 ml 0.1 मोलर HCl लिया हुआ है और उसकी हम लोग टाइट्रेशन करा रहे हैं, टाइट्रेशन मतलब न्यूट्रलाइजेशन करा रहे हैं VML 0.1 मोलर NaOH के साथ विद द हेल्प ऑफ अ कंडक्टोमीटर। कंडक्टोमीटर डिवाइस जो होती है एक्चुअली में कंडक्टेंस मेजर करती है। तो किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे रादर आप कंटिन्यूसली अगर वॉल्यूम ऑफ NaOH ब्यूरेट से ड्रॉप बाय ड्रॉप टिप 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 करके गिराते चले जा रहे हो, तो अपना उसमें गिराया तुमने टिप 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 ऐसे लाइन से, तो क्या होगा, कंडक्टेंस हर पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर करता रहेगा वो। तो एक ड्रॉप गिराओगे, ब्यूरेट की रीडिंग भी नोट करते जाओ तुम, अच्छा 1 ml चला गया, आप कंडक्टेंस ये हो गई, 2 ml चला गया, कंडक्टेंस ये हो गई है, तो मेजर करोगे वे।
है ना। कंडक्टेंस एक्चुअली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ आयंस होता है, और नंबर ऑफ आयंस अगर चेंज हो रहे हैं, कोई बोले सर आप जो बोल रहे हो कंडक्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ आयंस, लेकिन यहाँ पे नंबर ऑफ आयंस की बात छोड़ो, यहाँ पे क्या आयंस बदल रहे हैं। बदल क्या रहे हैं कि भैया HCl और NaOH, पहले HCl था फिर NaOH उसमें ऐड कर रहे हो, ये तो बन जा रहा है NaCl। और वाटर जो है उसके आयंस हम लोग वाटर की कंडक्टेंस ऑलमोस्ट नील मानते हैं, क्योंकि वाटर जो H+ और OH- रिलीज करता है उसको ऑलमोस्ट नेग्लेक्टेड मानते हैं। 10⁻⁷ वाला क्या कंडक्टेंस शो कर लेगा भाई, उसको हम ऑलमोस्ट नेग्लेक्टेड मानते हैं। तो मेरे दोस्त एक बात बताओ, HCl के पहले कुछ मिलीमोल थे, तो अगर हम लोग सिर्फ बोलते H+ बढ़ाते जा रहे हैं तो तुम बोलते कंडक्टेंस बढ़ती चली आ रही है। Cl- अगर बढ़ाते चले जाते HCl में तभी बोलते कंडक्टेंस बढ़ती चली आ रही है। एक्चुअली यहाँ पे क्या हो रहा है, H और Cl में से H+ कंज्यूम हो रहा है टाइम के साथ। क्या किया, सपोज करो रिएक्शन आप लोग देखो, सपोज करो HCl का 1 मॉलिक्यूल कंज्यूम हो गया तो 1 मॉलिक्यूल NaOH भी कंज्यूम हो जाएगा, तो 1 मॉलिक्यूल HCl कन्वर्ट होके किसमें चला गया, NaCl में। मतलब टाइम के साथ जो HCl है वो एक्चुअली में रिप्लेस होता चला जा रहा है NaCl के साथ। तो सुनो तो दोस्त, हमने आपको पिछली क्लास में बताया था कि H+ की जो मोलर आयनिक कंडक्टेंस छोटा लैम्डा होता है इसका, छोटा लैम्डा H+ का, अगर तो कुछ याद है तुम लोगों को तो किसी को याद है कितना वैल्यू इसकी बताई थी, 350 के आसपास था इसका, 350 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ऐसे करके हमने हल्का सा कोई यूनिट में बताया था आपको। हाईएस्ट या फास्टेस्ट मूविंग कटायन हमने जो बोला था H+ होता है, फिर फास्टेस्ट मूविंग अनायन जो हमने बोला था OH- होता है, बाकी सब, और इसकी वैल्यू करीब 198 थी। 198 हाँ, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। बाकी दोस्त अगर आपको याद हो तो हमने बोला था कि भैया अगर K+, वैसे सॉल्ट ब्रिज जो आप लोग जानते हो सॉल्ट ब्रिज, तो उसमें देखते हो तो K+ और ये λ0 K+ का, λ0 NO3- का, और वहां से λ0 अगर आप देखोगे तो अमोनियम आयन का, सॉल्ट ब्रिज वाली जो चीजें थी हमने बताया था सेम आयनिक मोबिलिटी ऑलमोस्ट होती है उनकी, λ0 NO3- का, इसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 73 होती है, 72 मान लो। और जो Na+ की वैल्यू, मतलब बाकी सब की वैल्यूज जो होती हैं इनके, वो एक्चुअली में 50 से 100 के बीच में ही होती हैं। आपको हमने जो कल वाली क्लास पढ़ाई थी आपको उसमें बताया था हमने कि जो ये मोलर आयनिक कंडक्टेंस की वैल्यूज हैं, हमने एक छोटी सी टेबल आपको दिखाई थी कि जो फास्टेस्ट मूविंग कटायन होता है वो H+ होता है। मोलर आयनिक कंडक्टेंस ऑफ H+ आयन इज हाईएस्ट अमंग ऑल नोन कटायंस इन केमिस्ट्री, और वैसे मोलर आयनिक कंडक्टेंस ऑफ OH- इज हाईएस्ट अमंग ऑल नोन अनायंस इन केमिस्ट्री। OH- की है 350 और 198 या 250, उसको मान सकते हो 200 के आसपास। कोई बोले सर बाकी वो सोडियम पोटेशियम कहाँ जाते हैं, तो सॉल्ट ब्रिज वाले सारे आयंस आप जानते हो, सॉल्ट ब्रिज में यही 4 आयन होते हैं, पोटेशियम, नाइट्रेट, अमोनियम और नाइट्रेट, ये सब जो भी है। कुछ और Cl- भी होता है इसमें, एक जगह मिस हो गया, NO3- नहीं, इसको लास्ट में Cl- कर दो। इन सब की जो मोलर आयनिक कंडक्टेंस होती है आपको पता है कि ऑलमोस्ट सेम होती है, तो उसकी वैल्यू होती है 72, जो कि सॉल्ट ब्रिज में हम आपको पढ़ा चुके हैं। बहुत क्यूरियोसिटी होती है लोगों की Na+ की क्या होगी, तो उसकी होती है ऑलमोस्ट 50। देखो इन सब की वैल्यूज 100 से भी कम है, इन सब की वैल्यूज जो है वो 100 से भी कम आ रही है। इसका मतलब H+ और OH- के आगे ये लोग कहीं भी स्टैंड नहीं कर पाएंगे मोलर आयनिक कंडक्टेंस के टर्म्स में या मोलर कंडक्टेंस के टर्म्स में। समझ में आ रहा है भैया? इसका मतलब जो H+ की वजह से कंडक्टिविटी है, अगर H+ को तुम किसी दूसरे आयन से रिप्लेस कर दे रहे हो, कुछ नहीं कर पाओगे, उसकी कंडक्टिविटी डिक्रीज मानी जाएगी। सपोज करो इनिशियली इसमें 100 मॉलिक्यूल थे H+ के, 100 आयंस थे H+ के, तुमने 100 आयन को रिप्लेस कर दिया Na+ से, तो क्या H+ जितनी आयनिक मोबिलिटी है उसकी उतनी नहीं है ना, तो नहीं है उतनी, तो इसका मतलब है उसकी आयनिक मोबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। तो एज न्यूट्रलाइजेशन प्रोसीड्स, सुनो तो, एज न्यूट्रलाइजेशन प्रोसीड्स H+ आयन जो होंगे दे गेट रिप्लेस्ड बाय Na+ आयन। तो जो 350 आयनिक मोबिलिटी थी किसी की, अब वो किससे रिप्लेस हो जा रही है, 50 वाले से। तो भैया कंटिन्यूसली डिक्रीज करेगा। कब तक डिक्रीज करेगा, जब तक H+ रिप्लेस होता रहेगा। अच्छा सुन तो लो बे, पहले मोलर कंडक्टेंस HCl की थी कुछ भी, तो टोटल मोलर कंडक्टेंस इनिशियली वाज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ H+ एंड Cl- आयंस, यही तो थी। अब बहुत ज्यादा वैल्यू रही होगी, मान लो यहाँ पे थी, हम y एक्सिस पे लिख देते हैं λm मोलर कंडक्टेंस, ठीक है, प्रोपोर्शनैलिटी ठीक है वही।
यहाँ पे थी, बहुत ज्यादा वैल्यू थी कोई शुरुआत में। और दिस मोलर कंडक्टेंस ऑफ ओवरऑल सॉल्यूशन ऑफ HCl इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ H+ एंड Cl- आयंस। ये तो था। अब जैसे जैसे आप न्यूट्रलाइजेशन करोगे तो ये HCl एक्चुअली में कन्वर्ट होता चला जा रहा है NaCl में, और वाटर में। वाटर की तो मोलर कंडक्टेंस होती नहीं, क्योंकि आयंस रिलीज नहीं करता। अगर रिलीज भी करता है तो 10⁻⁷ उसकी कोई कंडक्टेंस थोड़ी मानते हो, समझ रहे हो। तो जब तक 25 ml तक ये चीज होती जाएगी तो 25 ml तक इसकी वैल्यू कंटिन्यूसली ऐसे डिक्रीज होती चली जाएगी। अब 25 ml तक मान लो डिक्रीज होती चली गई, बहुत तेजी से डिक्रीज करेगी, क्योंकि तुम H+ को रिप्लेस कर रहे हो Na+ से। फास्टेस्ट मूविंग कटायन को रिप्लेस कर रहे हो किससे? 50 से। लेकिन सुनो, तो जैसे 25 ml हो गया, 25 ml हो गया मतलब सारा का सारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड फिनिश। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब फिनिश हो गया तो एक्स्ट्रा जो NaOH डालोगे, अच्छा यहाँ पे क्या बन चुका होगा अब तक सारा का सारा? NaCl सर बन चुका होगा OH सारा का सारा। माइनस से अब आने लगेगी। हाँ हाँ, बहुत बढ़िया। तो देखो दोस्त, NaCl यहाँ पे बन चुका होगा, लेकिन अब जैसे ही आपने NaOH ऐड करना शुरू किया, तो NaOH ऐड करने का मतलब है Na+ और OH- दोनों ऐड करना शुरू किया। तो Na+ की आयनिक मोबिलिटी 50 है और OH- की 200 है। 250 से फिर से ये इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। लेकिन इनिशियली जो डिक्रीज हो रहा था वो 300 से डिक्रीज हो रहा था। मतलब ऐसे सोच सकते हो कि 350 था और उसको 50 से रिप्लेस कर रहे थे। H+ की आयनिक मोबिलिटी क्या होती? Cl- तो सेम है ना, Cl- यहाँ भी, Cl- यहाँ भी। H+ की पहले आयनिक मोबिलिटी थी 350 और तुमने उस H+ को रिप्लेस कर दिया 50 से, Na+ से, तो 300 का डिक्रीज आया। इसका मतलब ये वाला कर्व ज्यादा स्टीप होगा, और जो इंक्रीजिंग कर्व होगा वो उतना ज्यादा स्टीप नहीं होगा। मतलब अगर इसका एंगल आप θ1 मान लो तो ये θ1 की वैल्यू ज्यादा आएगी, ये θ2 की वैल्यू थोड़ी कम आएगी। समझ में आ रहा है? θ1 ग्रेटर देन θ2 होगा। यस सर। Yes. अरे भैया पीछे तुम Yes. लोग को समझ में आ रहा है? मिडिल रो में क्या बेटा? डार्क नहीं है। कौन सा डार्क नहीं भैया? आगे आके बैठा करो यार, इतनी सीटें आओ यहाँ आओ। अरे आ जाओ दोस्त, डरो घबराओ नहीं, कुछ कहेंगे थोड़ी यार। ऑनलाइन वाले कोई डाउट है भैया तुम लोगों को? नो सर। नो No, सर। sir. तो ये पहले एक लिख बैठ जाओ भैया, देखो आप लोग पहले, तुमको कोई डाउट भैया पीछे वाले? आ जाओ, अभी भी जगह खाली है। क्या करते हो पीछे बैठ के? आ जाओ, अच्छा लगेगा। आओ बातें आते करेंगे, साले पीछे बैठे रहते तुम लोग। और भी किसी को नहीं दिख रहा हो तो मिडिल में जगह आ सकते हो। चलो, अभी दिख रहा है दोस्त? कोई डाउट तो नहीं है? कुछ पूछना हो तो पूछना। तो देखो दोस्त, ये कवर हो गया, आप लोग इसको कंप्लीट कर लो, ग्राफ आप बना लो यार। ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, ये θ1 θ2, मतलब जो डिक्रीज है एक्चुअली में ज्यादा स्टीप स्लोप के साथ हो रहा है, और जो इंक्रीज हो रहा है वो थोड़ा सा धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि NaOH इंक्रीज कर रहे हो बाद में। मतलब एक मिनिमम वैल्यू पे आके ग्राफ रुक गया 25 ml पे। 25 ml का मतलब है सारा का सारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड न्यूट्रलाइज होके NaCl में कन्वर्ट हो गया। तो मतलब जो H+ और Cl- की वजह से आयनिक मोबिलिटी थी, अब वो डिक्रीज होके आ गई इसकी Na+ और Cl- की वजह से। और उसके बाद जब NaOH ऐड करोगे तो फिर इंक्रीज करना शुरू करेगा, क्योंकि अब भैया न्यूट्रलाइजेशन थोड़ी हो रहा है। न्यूट्रलाइजेशन जितना होना था 25 ml तक हो गया। उसके बाद Na+ और OH- जो ऐड कर रहे हो वो एक्स्ट्रा अमाउंट में हो गया। तो एक्स्ट्रा अमाउंट में जो ऐड करोगे तो Na+ की वजह से भी आयनिक मोबिलिटी इंक्रीज होगी, OH- की वजह से भी इंक्रीज होगी। कोई न्यूमेरिकली अगर देखना चाहता है तो हम न्यूमेरिकली आपको वैल्यूज बता चुके हैं। तो Na+ की जो होती है 35 होती है और अदर 50 होती है आयनिक मोबिलिटी, ये मोलर आयनिक कंडक्टेंस। तो इसको कंसिडर करते हुए, एग्जैक्टली ये डेटा नहीं है, थोड़ा बहुत प्रोपोर्शनलिटी कंसिडर की हुई है, लेकिन आप इसको समझ सकते हो कि क्या हो रहा है। तो ये कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन है, दोनों एक साथ हो रहे हैं। अगर इसी में पीएच वाला कर्व देखा जाए तो पीएच वाला कर्व आपको हमने पिछले पेजेस पे बताया हुआ है कि पीएच कैसे वेरी कर रहा है, समझ रहे हो बे? और कंडक्टेंस कैसे वेरी कर रहा है वो आपको ये समझ में आ गया। लिख लो सारा जो कॉन्सेप्ट बताया है, दोबारा मिलेगा नहीं। तुमको क्या लग रहा है हम कभी इसको बताते रहेंगे क्या? मतलब बहुत लोग नहीं लिख रहे हैं, जो लोग लिख लिए हो ठीक है, लेकिन जो लोग नहीं लिखे हो रीजन वीजन लिख लिया करो। तुमने कहीं रीजन लिखा ही नहीं दोस्त, कैसे समझोगे भैया बाद में? बताओ भाई, 2 दिन बाद अगर एग्जाम में हम क्वेश्चन दे देंगे तो फिर डाउट ही पूछते रहोगे, सर कैसे करें कैसे करें।
रीजंस लिख लो, मिलने वाले रीजंस नहीं है ये सब कि तुम सोचो हर जगह ऐसे मिल जाएगा कि कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन तुमको अलग से कहीं लिखा मिलेगा, सारा एक्सप्लेन करके लिखा रहेगा। इसीलिए लेक्चर नोट्स में सब कुछ लिखते हैं। लेकिन आप सोचो कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन ऐसे पूरा डिटेल में लिखा मिलेगा तो नहीं मिलेगा। ये हम बता रहे हैं आपको तुम्हारे अच्छे के लिए कि तुम लोग देख लो इसको। और ये डेटा जो हम बताते हैं, डेटा बिना डेटा के भी चल सकता था ये, लेकिन थोड़ा डेटा बताने में क्या होता है कि आप लोग ज्यादा कॉन्फिडेंस में आ जाते हो, इसलिए डेटा ये न्यूमेरिकल वैल्यूज की, मोलर आयनिक कंडक्टेंस H+ की, OH- की, और ये आयनिक मोबिलिटी की बात कर रहे हैं वही एक तरह से, ये सारी वैल्यूज आपको पता है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस टाइट्रेशन में आपने बहुत कुछ सीखा, मतलब हाउ टू सेलेक्ट इंडिकेटर, हाउ टू सेलेक्ट बेस्ट इंडिकेटर, हाउ टू सेलेक्ट इंडिकेटर्स, बहुत सारे इंडिकेटर अगर गिवन है उनमें से। तो वो तो एसिड बेस टाइट्रेशन में आपका पीएच वर्सेस वॉल्यूम ऑफ NaOH ग्राफ से देख लिया। और उसी एसिड बेस टाइट्रेशन में अगर कोई बोले ठीक है आप टाइट्रेशन कराते जाओ, कंटिन्यूसली ड्रॉप बाय ड्रॉप NaOH गिराते चले जाओ, हम तुमसे ये पूछेंगे कि कंडक्टेंस कैसे वेरी कर रही है वर्सेस वॉल्यूम ऑफ NaOH एडेड। तो एक्स एक्सिस पे वॉल्यूम ऑफ NaOH है, तो देखो कंडक्टेंस ऐसे वेरी करेगी। पीएच क्या था, वो इंक्रीज हो रहा था, कंडक्टेंस पहले डिक्रीज हुई फिर इंक्रीज हुई, लेकिन दोनों के स्लोप्स अलग अलग हैं। पहले डिक्रीजिंग वाला स्लोप बहुत ज्यादा स्टीप है क्योंकि तुम H+ को कंज्यूम कर रहे हो, जो फास्टेस्ट मूविंग कटायन होता है उसको तुम कंज्यूम कर रहे हो। बाद में इंक्रीज करेगा क्योंकि OH- ऐड कर रहे हो, Na+ और OH-। तो ये हो गया। तो ये कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन फिनिश ये वाला। चलो दूसरा लिखो, एसिटिक एसिड प्लस NaOH, एसिटिक एसिड प्लस NaOH, एसिटिक एसिड प्लस NaOH टाइट्रेशन, वो कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन। मैं पूरी हेडिंग साफ साफ लिखा करूं। और बी पार्ट है ये, बी पार्ट मतलब ए पार्ट हो गया, बी पार्ट एसिटिक एसिड प्लस NaOH कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन, ये है तुम्हारा बी पार्ट। तो एसिड बेस टाइट्रेशन में यही करते हैं, सबसे पहले हम लोग एक बीकर लेते हैं, बीकर में मान लो वही आईपीसी कन्वेंशन 25 ml 0.1 मोलर एसिटिक एसिड ले लेते हैं CH3COH, जिसके pKa की वैल्यू आपको गिवन होती है। pKa की वैल्यू इसकी होती है 4.75 या Ka की वैल्यू होती है 1.8 × 10⁻⁵। तो pKa दे दिया हमने सीधे, मान लो दिया है। अब इतने दिन से पढ़ रहे हो, अब तक तो याद हो जाना चाहिए। pKa 4.75 एसिटिक एसिड का गिवन है आपको। NaOH आप ऐड कर रहे हो कंटिन्यूसली, ब्यूरेट से NaOH ड्रॉप बाय ड्रॉप ऐड करते जा रहे हो। अब जो ड्रॉप बाय ड्रॉप ऐड कर रहे हो उससे क्या हो रहा है कि एक तो पहली बात तो टाइट्रेशन हो रहा है, एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन हो रहा है। तो पहले हम एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन वाला कुछ बता देते हैं आपको। अरे यार इसमें बफर आएगा, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस आएगी, कर तो सकते ही, चलो कर। बफर अफर जानते हो तुम लोग, बफर सॉल्ट हाइड्रोलिसिस, क्योंकि अगर वो नहीं जानते हो तो ये कैसे कर पाओगे भैया जो हम बताने जा रहे हैं। नहीं जानते हो तो भैया अब आधे लोग ऐसे बैठे रहो, आधे क्या नहीं जानते हो तो बहुत लोग ऐसे। चलो देखो एक बात बताओ, हमें लग रहा है हम ही बताएंगे, काफी लोग इसमें जानते नहीं हो क्योंकि आयनिक तुम लोगों ने ठीक से पढ़ा नहीं हुआ है। फिर भी चलिए देखिए, हम बोल रहे हैं वॉल्यूम ऑफ NaOH का एक कॉलम बना देते हैं, और दूसरा कॉलम बना देते हैं हम पीएच का। कैसे पीएच वेरी करेगा, तो पीएच वेरी करने का जो हो रहा है, देखो दोस्त, पहले हम 0 ml कर देते हैं इसको, 0 ml। फिर एक काम करते हैं, इसकी वैल्यू हम कर देते हैं मान लो 20 ml। फिर एक काम करते हैं 25 ml कर देते हैं, और इसकी वैल्यू कर देते हैं 30 ml। थोड़ा दूर दूर करते हैं ऐसे। हाँ ठीक है, वॉल्यूम ऑफ NaOH जो ऐड किया गया है थोड़ा दूर दूर करके कर देते हैं, जिससे ग्राफ का एक टेंटेटिव आइडिया आपको मिल जाएगा। तो कोई कैलकुलेट कर सकता है इसको, नहीं करोगे तो कोई बात नहीं, हम बहुत तुमको पेन नहीं देंगे।
क्योंकि तुम लोगों को पेन देने का मतलब तुमसे ज्यादा पेन हमारे दिमाग में चल जाएगा। देखो दोस्त, जब 0 ml आप ऐड कर रहे हो एसिटिक एसिड, ओ सॉरी NaOH, शुरुआत में T इक्वल टू 0 पे क्या है, NaOH तो है नहीं। जब NaOH नहीं है तो सिर्फ एसिटिक एसिड है, वीक एसिड है। तो वीक एसिड का जो H प्लस होता है अंडर रूट CKa होता है। आपको अभी हमने आयनिक इक्विलिब्रियम इसमें इस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर में बहुत पढ़ाया है। समझ लो 12 क्लासेस होने को आ गई आज आयनिक, इसकी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की लास्ट क्लास होनी चाहिए थी लेकिन हो नहीं पाएगी, लग रहा है बच जाएगा कुछ। ये छोड़ दें क्या, सीधे कंडक्टोमेट्रिक पढ़ना है। चलो टच किया तो सुनो पहले। तो जब 0 ml है, सुन लो भैया पहले 0 ml, 0 ml जब आपने किया है तो H प्लस कितना आएगा, अंडर रूट CKa। तो H प्लस की वैल्यू आप जानते हो आती है यहाँ पे अंडर रूट CKa वीक एसिड के केस में। तो H प्लस अगर अंडर रूट CKa है तो pH की वैल्यू अगर आप सीधे निकालोगे तो pH जो आ जाता है, अगर आप लोग इसका लॉग ले लोगे और माइनस से मल्टीप्लाई कर दोगे तो एक तरफ आ जाएगा pH, दूसरी तरफ आ जाएगा 1/2 टाइम्स, ऑनलाइन वाले दिख रहा है तुम लोग को, Yes, sir. 1/2 टाइम्स, हाँ दोस्त, 1/2 टाइम्स pKa माइनस log C। क्या ये चीज समझ पा रहे हो जो हम लिख रहे हैं? अब एक काम करो, अरे H प्लस इज इक्वल टू अंडर रूट CKa, ये सबको पता है। अब एक काम करो, उसका लॉग ले लो दोनों तरफ, फिर माइनस से मल्टीप्लाई कर लो, तो यही आ जाएगा वो जो हम लिखे हुए हैं। कुछ ऑनलाइन वाले साले बोल नहीं रहे, सो गए क्या तुम लोग? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. H प्लस की वैल्यू आ गई अंडर रूट CKa, तुम लोग को दिख रहा है भैया नीचे? H प्लस आ गया अंडर रूट CKa और pH की वैल्यू आ गई 1/2 टाइम्स pKa माइनस log C। तो pKa कितना दिया है, 4.75, log C कितना होगा, अब C की वैल्यू 0.1 है, तो ये log 10 पावर -1, तो उधर जाएगा तो pKa प्लस 1 हो जाएगा, मतलब 5.75 और 5.75 अपॉन 2, तभी तो आएगा pH की वैल्यू। कितनी आ गई इसकी वैल्यू, 2.8 के आसपास आ गई अप्रोक्सीमेटली। तो इसका मतलब जब आपने शुरू ही किया है, आपने NaOH डाला ही नहीं, तो pH की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 2.8 आ रही है। अबे pKa दिया है तुमको, C दिया है 10 पावर -1। अरे कुछ समझते हो साले तुम लोग, कैसे ही टाइम पास कर रहे हो। बहुत बढ़िया दोस्त। Yes, sir. तो ये हो गया pKa माइनस C माइनस log C, तो यहाँ से 2.8 आ गया ये। तो जब हमने ये क्या NaOH नहीं ऐड किया हुआ है तो 2.8 आ गया, ठीक है। अब जब दोस्त NaOH तुम ऐड करोगे, सपोज करो 20 ml तुमने NaOH डाल दिया, तो जब तुम 20 ml NaOH डालोगे तो भाई बफर बनेगा ये। तुम बोलोगे ये क्या चल रहा है, नया ड्रामा आप बता रहे हैं, बफर। अभी हम सॉल्ट हाइड्रोलिसिस से बताएंगे। बफर का मतलब ये है, अभी जब 20 ml तुम NaOH डालोगे तो सुनो तो एसिटिक एसिड बचेगा कितना, और एक बात तो सुनो, एसिटेट आयन भी बन गया, CH3CONa भी बन चुका है अब तक। Na कितना बना होगा 20 ml डालने पे, 20 × 0.1, ये तो हो गया एसिटेट। और ये कितना बचेगा, पहले था 25 × 0.1 और वो रिएक्ट कितना कर गया 20 × 0.1, तो इसका मतलब ये बचा कितना, 0.5। हाँ ये ऊपर वाला कितना आएगा भैया, 0.5 और नीचे वाला कितना आ गया 2। अच्छा, बफर के लिए आपको रेंज जो होती है कंसंट्रेशन ऑफ मतलब कंजुगेट बेस अपॉन एसिड का कंसंट्रेशन 1/10 से 10 के बीच में लाई करना चाहिए। बफर की कंडीशन होती है ना, Yes, sir. कोई भी बफर सॉल्यूशन की कंडीशन ये होती है कि जो आपका सॉल्ट बना है और जो ओरिजिनल एसिड है, उन दोनों के कंसंट्रेशन का रेशियो 1/10 से 10 के बीच में लाई करना चाहिए। देखो दोनों है, अभी 0.5 और 2 का रेशियो क्या 1/10 से 10 के बीच में नहीं लाई कर रहा है, कर रहा है ना भैया। इसका मतलब बफर है। हेंडरसन इक्वेशन बफर के लिए लगा दो तो आ जाएगा pH इज इक्वल टू, एसिडिक बफर है ये, pKa प्लस log ऑफ सॉल्ट बाई एसिड। सॉल्ट का मतलब है CH3CO माइनस। अरे आयनिक पढ़ा रहे हैं हम लोगों को, अब क्या करें, आप आगे नहीं पढ़ाएंगे, हमको लग रहा है बहुत रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हो तुम लोग। अच्छा, log 0.5 अपॉन 2, तो pKa की वैल्यू कितनी है 4.75। इसको सॉल्व करके बताओ, 4.75 प्लस log
कितना आ जाएगा 1/4 ये तो आएगा 0.5 Yes, sir. अपॉन तो कितना आ जाएगा भाई 4 आएगा बंदा 1/4 आएगा ना माइनस लॉग 4 आ Yes. जाएगा माइनस लॉग 2 2.6 तो क्या pH की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 4.1 आ रही है Yes, sir. कैलकुलेट कर लो Yes, sir. Yes, sir. Yes. 4.1 आ जाएगी बहुत बढ़िया लेकिन ये बफर से आया है दोस्त इसका मतलब यहाँ पे बफर बना है ये बफर की इक्वेशन है आयनिक इक्विलिब्रियम में एक चीज बफर सॉल्यूशन भी होता है क्या करें दोस्त अब हो सकता है बहुत लोग अनकंफर्टेबल कोई हो सकते हैं या तो हम इसको या ये टाइट्रेशन पढ़ाना बंद कर दें टाइट्रेशन करो लेकिन अब शुरू किया है तो इसको तो पढ़ाएंगे ही तो आयनिक इक्विलिब्रियम में कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन पढ़ाने के पहले हम तुमको नॉर्मल टाइट्रेशन करो पढ़ा रहे हैं हेलो आवाज आ रही है ऑनलाइन वाले Yes, sir. Yes, Yes. sir. Yes, sir. अच्छा ठीक है चलो 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 हाँ तो ये आप लोगों को समझ में आ रहा है पीछे दोस्त ठीक है अब एक बात बताओ अभी तक तो बफर बनाए हो दोस्त मेरे भाई एक बात बताओ जब 25 ml लोगे तो पूरा का पूरा तो न्यूट्रलाइज हो गया और ये सॉल्ट हाइड्रोलिसिस होगी अब पूरे सॉल्यूशन में क्या बचा होगा CH3COO Na और इसका टोटल अमाउंट हो जाएगा कितना 2 नहीं आएगा भाई 25 into 25 into 0.1. अपॉन 50 Yes. 0.1 अपॉन 50 क्योंकि कंसंट्रेशन की बात कर रहे हैं ना तो टोटल वॉल्यूम 50 ml हो चुका होगा Yes, sir. अब 25 ml आपने बेस ऐड किया है 0.1 मोलर था तो 25 into 0.1 मिलीमोल्स आ जाएंगे 25 into 0.1 मिलीमोल्स और डिवाइडेड बाय 50 का मतलब है कितना हो जाएगा दोस्तों उसका टोटल वॉल्यूम 25 into 0.1 अपॉन 50 ये कितना हो जाएगा कंसंट्रेशन की वैल्यू 5 into 10 power minus 2 Yes, sir. और जब सॉल्ट हाँ Yes, Yes. sir. एक और चीज है सॉल्ट हाइड्रोलिसिस जब होती है सॉल्ट हाइड्रोलिसिस तो सॉल्ट हाइड्रोलिसिस केस में पीएच का जो एक्सप्रेशन होता है यहाँ पे लिख देते हैं सॉल्ट हाइड्रोलिसिस के केस में जो पीएच का एक्सप्रेशन होता है वो होता है pH इज इक्वल टू 7 प्लस क्योंकि स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड का है Strong base 7 होता है। प्लस pKa/2 प्लस log C/2 क्या आप लोग को ये पता है Yes, sir. Yes, sir. Yes. सॉल्ट हाइड्रोलिसिस जब हम लोग कराते हैं स्ट्रॉन्ग बेस का और वीक एसिड का जो सॉल्ट बना है उसके लिए तो आयनिक इक्विलिब्रियम में क्या होता है इसका एक फॉर्मूला डिराइव किया जाता है स्ट्रॉन्ग बेस प्लस वीक एसिड का जो सॉल्ट बनता है उसकी सॉल्ट हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो सॉल्ट हाइड्रोलिसिस कराने के बाद ये फॉर्मूला मतलब देखो पूरी आयनिक इक्विलिब्रियम रिवाइज हो जा रही है अगर कायदे में कोई इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ेगा तो हमने उसमें बहुत कुछ बता दिया है अब तक तो ये सॉल्ट हाइड्रोलिसिस में पीएच कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है जब कोई सॉल्ट बनता है स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड के कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन से तो कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन जब देखो बफर भी बना था इसमें और सॉल्ट हाइड्रोलिसिस भी हुई है तो मेरे दोस्त इसका C की वैल्यू है 5 into 10 power minus 2 pKa की वैल्यू है 4.74 सॉरी हाँ 74 मान सकते हो उसको कोई बात नहीं तो 7 प्लस ये समथिंग प्लस समथिंग तो कितना है कितना आएगा भाई 9.87 बता रहे हैं ये और कोई दोस्त अरे कोई और कैलकुलेट करके बताओ थोड़ा कैलकुलेशन यूज करके ठीक है अलग अरे log C मतलब यार कैलकुलेशन नहीं करोगे तो कैसे चलेगा 10.8 आ रहा है 10.8 आ रहा है तो इसका मतलब कैलकुलेशन थोड़ा सब लोग को देखना पड़ेगा बफर वाला हम डेटा यहाँ से हटा देते हैं कॉपी कर चुके होगे फिर हम ही करें कैलकुलेशन तुम लोग तो करने से रहे यही साले जब एक्टिव लोग नहीं रहते हो तुम लोग तो मजा नहीं आता है कोई पढ़ाने में मतलब तुरंत ही रिस्पॉन्ड करो कैलकुलेट कर लो कैलकुलेशन भी हम इस कराओगे तुम लोग सॉल्ट हाइड्रोलिसिस वाला अरे पीएच की वैल्यू निकालनी है तो पीएच की वैल्यू आ गई 7 प्लस 4.74 अपॉन 2 और प्लस लॉग के अंदर जो आएगा 5 into 10 power minus 2 और उसके पूरे का बाई 2 तो ये आ जाएगा 7 प्लस 2 पॉइंट क्या आएगा भाई 2.37. है 2.37 2.37.
37, ठीक। और प्लस में जब आओगे तो ये 1/2 अलग कर लो, log a इंटू बी है तो log 5 अलग कर लो और -2 अलग हो जाएगा, समझ रहे हो? log 5 -2, log 5 की वैल्यू 10/2 करके कर लो। log 5 को क्या लिख सकते हैं, log 10/2 ऐसे कैलकुलेट, या log 5 की वैल्यू कितनी होती है, 0.69 होती है, 0.7. 0.7 मान लो, log 5 की वैल्यू 0.7, तो 2 माइनस log 5 की वैल्यू 0.7 होती है। ये सब वैल्यूज तुम एक्सपेक्ट ना करो कि आईटी वाले तुमको दे के रहेंगे, वो जानते हैं log 2, log 3, log 5 वो कभी नहीं देंगे तुम्हें, कुछ भी हो जाए। नहीं तुम सोचो log 2 की वैल्यू उनको देंगे, log 3 देंगे, log 5 निकाल सकते हो। अरे अब तो बता दो साले तुम लोग, पता नहीं क्या करते हैं। 0.7 ही है, 0.7 -2. अबे 0.7 नहीं, हम आंसर पूछ रहे हैं पीएच का ओवरऑल वैल्यू। Okay, sir, yes. देखो देखो तो हम क्या बता रहे हैं, पीएच के ओवरऑल 8.725 8.72. 8.75 ऐसे मान लेते हैं, ठीक है, यही बता रहे हैं लोग। तो ये पीएच आ गया 8.75। देखो जंप यहाँ भी हो रहा है, 4 से जंप कितना हो गया 8.75 का, नहीं समझ रहे हो? न्यूट्रलाइजेशन पे 8.75 आ रहा है, ये इसको 4.1 पीएच नहीं मानो, चल ठीक है। और जब प्योर बेसिक हो जाएगा तो बेसिक में पक्का इसकी वैल्यू करीब आती है 10.5 के आसपास, या अराउंड अराउंड अप्रोक्सीमेटली 11 मान लो, अप्रोक्सीमेटली 11 मान लो, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली है ये 11 30 ml पे, ठीक है, बेस है वो, मान लेते हैं अप्रोक्सीमेटली 11। अब एक एक कैलकुलेट करेंगे ना तो वैसे हो जाएगा। तो देखो जब हम लोग वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का टाइट्रेशन करा रहे हैं और नॉर्मल पीएच अभी कैलकुलेट करवा रहे हैं आयनिक इक्विलिब्रियम, और सिंपल सा स्टाइकियोमेट्री यूज किया है, क्या है दोस्त इसमें, मोल कॉन्सेप्ट यूज किया, अदर स्टाइकियोमेट्री, और सिंपल सा टाइट्रेशन यूज कर रहे हैं। तो एसिड बेस टाइट्रेशन में ये पीएच वर्सेस वॉल्यूम ऑफ NaOH एडेड का ग्राफ ये आ रहा है, ग्राफ क्या रहा, ये डेटा आ रहा है लेकिन इस डेटा में शुरुआत में प्योर वीक एसिड था, तो इसको कैलकुलेट करने के लिए आपको पूरी आयनिक एक तरह से रिवाइज हो गई। क्या पता है आपको, ये पता होना चाहिए कि प्योर वीक एसिड का कैसे पीएच निकालते हैं, बफर का पीएच कैसे निकालते हैं, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस कैसे करते हैं। अब ये सब नहीं जानोगे तो कैसे कैलकुलेट कर पाओगे, या तो हम ना पढ़ाएं आगे, कितना पढ़ाएंगे हम। यही है, तुम लोग यार ज्यादा रिस्पॉन्ड नहीं करते हो, कैलकुलेटर लेके आया करो, समझ रहे हो, कैलकुलेट कर लिया करो जब डेटा बताया करें, नहीं करते हो ऐसे, या तुरंत लिख लिख के कैलकुलेट किया करो, अब रिस्पॉन्ड नहीं करते हो तो अच्छा नहीं लगता है दोस्त। ऑनलाइन में और सब बहुत तेजी रिस्पॉन्ड करते हैं, तुम लोग करते नहीं हो, तो हटा दें इसको फिर। तो ये तो डेटा आ गया, अभी ग्राफ थोड़ी बनाया हमने। अब देखो ग्राफ कैसे बन रहा है, ग्राफ देखो तो तुम एक बात बताओ, ये वाई एक्सिस पे क्या लिखोगे, एक्स एक्सिस पे तो हो गया वॉल्यूम ऑफ NaOH एडेड, ये दिख रहा है तुमको, अबे अब लाइट तो नहीं दिख रहा है, Yes, और sir. वाई एक्सिस पे क्या लिखोगे पीएच। तो मेरे दोस्त एक बात बताओ, भैया 25 ml यहाँ कहीं आएगा, तो हम ऐसे कुछ यहाँ पे पीएच की वैल्यू सपोज करो यहाँ पे 7 लिख देते हैं। अच्छा मिड पॉइंट पे सुनो तो मेरे दोस्त एक बात बताओ, जब 25 ml आपने NaOH ऐड कर दिया था 25 ml, तो भैया पीएच की वैल्यू कितनी आ रही है सॉल्ट हाइड्रोलिसिस 8.75, इसका मतलब मिड पॉइंट पे पीएच की वैल्यू यहीं कहीं 8 आ जाएगा मान लो, फिर ऐसे 9 10 11 12 13 14 8 9 10 11 11 मतलब ये एक लाइन बना देते हैं। और पीएच की शुरुआत कहाँ से हो रही है 20 ml 4 के आसपास से हो रही है ना, 4.5 से मान ले। अब है क्योंकि 20 ml मतलब 25 की विसिनिटी में जो पीएच आने वाला है 6 5 4 3 2 1, ठीक है, तो 1 2 3 4 ऐसे, तो इसके मतलब कहाँ से हो रहा है 2.8 से, यहाँ कहीं से पीएच ऐसे बढ़ रहा है जब 0 ml था, तो 1 2 3 4 5 6, थोड़ा डेटा भी लिख लो, 2 से ऐसे ग्राफ गया है, 4 के बाद से ये ऑलमोस्ट वर्टिकल हो गया है, और 11 के बाद से फिर ये 14 की तरफ बढ़ गया है, तो एक तरह से 25 के आसपास फिर से ये वर्टिकल आ रहा है, लेकिन अब वर्टिकल की हाइट अप्रोक्सीमेटली
4.5 से लेके 11 तक है। 11 नहीं 10.5 होगी इसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली। सुनो यहाँ करेक्ट कर लो दोस्त, 10.5 आएगा ये अप्रोक्सीमेटली। तो ये हाइट अराउंड 4.5 से 10.5 के बीच में जा रही है। 4.5 से 10.5 प्रिसाइज एकदम कैलकुलेशन आप लोगों ने नहीं किया है, नहीं तो भी आंसर और एकदम प्रिसाइज आ जाता। और इसका मिड पॉइंट जो आ रहा है 4.5 और 10.5 का अप्रोक्सीमेटली कितना आएगा, 8-9 के आसपास आएगा। ठीक है, मान लेते हैं 8.7 या 8.5 ऐसे ही आ गया, मान लेते हैं कहीं पे मिड पॉइंट। अरे ठीक है, मिड पॉइंट 7.5, चलो ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन पे हमने मान लिया था उसका। ठीक है, तो ये जो जंप आ रहा है 4.5 से 10.5, और जो मिथाइल ऑरेंज होता है वो नहीं यूज कर सकते, यहाँ फिनोफ्थलीन यूज कर सकते हैं, क्योंकि फिनोफ्थलीन का पीके की वैल्यू आपको पता है 8.5 के आसपास होती है, तो पीके -1 पीके +1 इसी रेंज में रहेगा। तो इसलिए वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के टाइट्रेशन में हमेशा हम लोग फिनोफ्थलीन इंडिकेटर यूज करते हैं, जो लैब में होता है इंडिकेटर। अरे इंडिकेटर्स कभी याद किए हुए हो दोस्त कि स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के केस में कोई भी इंडिकेटर यूज कर लेते हैं, लेकिन वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के केस में न्यूट्रलाइजेशन में हम लोग फिनोफ्थलीन इंडिकेटर यूज करते हैं। और वैसे ही अभी आप देखोगे थोड़ी देर बाद कि वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड के केस में मिथाइल ऑरेंज यूज करते हैं, फिनोफ्थलीन नहीं यूज कर पाते क्योंकि उसका ग्राफ नीचे रह जाता है। तो इसका मतलब है कि फिनोफ्थलीन वुड बी द बेस्ट वन, जो कॉमन लेबोरेटरी इंडिकेटर्स होते हैं। तुम लिखते नहीं होगे, बहुत देर से देख रहे हैं तुमको, सब डिटेल में लिखा दो। कुछ लोग लिखते जा रहे हैं, बेचारे लिखते जा रहे हैं, कुछ लोग वैसे खाली चिल मार रहे हैं, देख रहे हो हाँ बहुत बढ़िया ये लिख रहे हैं, हम नहीं लिखेंगे। क्लास में आया करो साले, सब लिखा करो, हर बातें लिखा करो। तो ये तो हो गया पीएच वर्सेस वॉल्यूम ऑफ NaOH एडेड इन केस ऑफ टाइट्रेशन ऑफ वीक एसिड विद स्ट्रॉन्ग बेस। ये है आपका वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का जो टाइट्रेशन है, उसमें पीएच वर्सेस वॉल्यूम ऑफ NaOH एडेड, इसका ग्राफ है। पीएच वर्सेस वॉल्यूम ऑफ NaOH एडेड, इसका ग्राफ। आप कोई बोलेगा सर हमको कंडक्टोमेट्रिक पढ़ाओ, तो वो पढ़ाने चल रहे हैं अभी, लेकिन आप लोग पहले इसको लिख लो कि पीएच ऑफ ओवरऑल सॉल्यूशन वर्सेस वॉल्यूम ऑफ NaOH एडेड, ये कर्व है जो ड्रॉ किया हुआ है, और ये ऑलमोस्ट वर्टिकल है 4.5 से लेके 10.5 तक। टेंटेटिव है, एग्जैक्ट प्रिसाइज नहीं है, अब तो स्केल एकदम नहीं है, लेकिन उसी की विसिनिटी में है ये 4.5 से 10.5 जो लिखा हुआ है। मतलब यहाँ पे फिनोफ्थलीन इंडिकेटर बहुत आराम से यूज कर सकते हैं, बहुत आराम से यूज कर सकते हैं, लेकिन मिथाइल ऑरेंज नहीं यूज कर सकते क्योंकि उसका पीके -1 और पीके +1 इस वर्टिकल लाइन के अंदर नहीं आता। मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर का जो पीके -1 है वो नीचे निकल जाता है, ग्राफ के नीचे रह जाएगा। तो हम तो चाहते हैं इंडिकेटर वही यूज करेंगे जिसका पीके -1 और पीके +1 एकदम इसी लाइन के बीच में, इसी वर्टिकल लाइन के अंदर ही फॉल करना चाहिए। यही रीजन होता है कि जिससे आप लोग पहले अभी तक रटते आ रहे हो कि भैया वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का टाइट्रेशन कराते हैं तो ये वाला इंडिकेटर लेते हैं। उसका प्रूफ ये है कि इंडिकेटर चूज करने का क्राइटेरिया होता है, वो क्राइटेरिया अगर फुलफिल नहीं कर रहा है तो हम इंडिकेटर नहीं ले सकते। इसलिए इस केस में सिर्फ मिथाइल ऑरेंज लेते हैं, नहीं लेते हैं फिनोफ्थलीन लेते हैं। और भी इंडिकेटर चूज कर सकते हो, लेकिन अगर कॉमन लेबोरेटरी रिएजेंट की बात की जाएगी, जो कॉमन लेबोरेटरी वाले इंडिकेटर्स होते हैं, मिथाइल ऑरेंज होता है, फिनोफ्थलीन होता है, मिथाइल रेड होता है, उनमें क्या है कि सिर्फ फिनोफ्थलीन यहाँ पे सही आएगा, बाकी नहीं आएंगे, क्योंकि बाकी दोनों के जो पीके -1 आते हैं वो ये 4.5 से नीचे आ जाते हैं, तो ये वर्टिकल लाइन के बियॉन्ड निकल गया ना वो, इसलिए उसको चूज नहीं करेंगे। अगर ढेर सारे इंडिकेटर अगर दिए हुए हैं सपोज करो, तो उनमें से अगर चूज करना है तो उसका पीके -1 और पीके +1 चेक कर लेना, इसी वर्टिकल लाइन में फॉलो कर रहा होगा तो हो जाएगा। समझ में आ गया भैया ये? तो ये नॉर्मल टाइट्रेशन है। देखो टाइट्रेशन कितने होते हैं आपके सिलेबस में, 3 ही टाइट्रेशन। देखो वीक एसिड वीक बेस का कोई टाइट्रेशन होता नहीं, क्योंकि अच्छा तुमने सुना होगा, हो सकता है कि वीक एसिड वीक बेस जब टाइट्रेशन करते हैं तो कोई इंडिकेटर नहीं होता। जानते हो क्यों नहीं होता? क्योंकि वीक एसिड वीक बेस के केस में जो ये हाइट होती है ना, ये 2 यूनिट से कम होती है।
तो कोई भी इंडिकेटर लोगे उसका पीके होगा, पीके सपोज करो किसी इंडिकेटर का आ गया 8 तो पीके -1 क्या आएगा 6, पीके 8 के -1 क्या आएगा 7 और पीके +1 क्या आएगा 9। तो इसका मतलब है किसी इंडिकेटर को चूज करने के लिए किसी टाइट्रेशन में एटलीस्ट 2 यूनिट की हाइट तो होनी चाहिए, समझ रहे हो। तो वीक एसिड वीक बेस का जब टाइट्रेशन कराते हैं तो वो 2 यूनिट की हाइट मिलती ही नहीं हमें, इसलिए जब वीक एसिड वीक बेस टाइट्रेशन पढ़ते हैं तो आपने सुनना होगा कि नो सुटेबल इंडिकेटर, क्योंकि वो हाइट होती ही नहीं 2 यूनिट की। इसलिए हमारे सिलेबस में सिर्फ 3 टाइट्रेशन है, कौन सा, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, तो स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस और वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, ये 3 टाइट्रेशन है हमारे सिलेबस में। वीक एसिड वीक बेस का टाइट्रेशन के केस में कोई इंडिकेटर हम लोग को मिलता ही नहीं, क्योंकि कोई भी इंडिकेटर चूज करोगे तो पीके -1 पीके +1 की हाइट एटलीस्ट 2 यूनिट होनी चाहिए। और वीक एसिड वीक बेस का जब पीएच कैलकुलेट करते हैं, ग्राफ बनाते हैं, तो उसकी हाइट 2 यूनिट की होती ही नहीं है। तो कौन सा इंडिकेटर लोगे, कोई इंडिकेटर लोगे तो उस हाइट के बियॉन्ड निकल जाएगा, और बियॉन्ड निकल जाएगा तो इंडिकेटर चूज करने का जो क्राइटेरिया होता है वो फुलफिल करता हुआ नजर नहीं आएगा। इसीलिए बोलते हैं वीक एसिड वीक बेस के केस में कोई भी इंडिकेटर थ्योरेटिकली नहीं लिया जाता। बाकी सारे केसेस में स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के टाइट्रेशन के केस में हम लोग चूज कर लेते हैं इंडिकेटर, क्योंकि उनकी हाइट काफी अच्छी खासी होती है। तो किसी भी इंडिकेटर, काफी इंडिकेटर्स ऐसे मिल जाते हैं हमें इनका पीके -1 और पीके +1 इस बीच में फॉल कर जाए। तुम में सबसे पीछे वाले लिख नहीं रहे हो साले, तो लिखते हो भैया, लिखा करो थोड़ा अच्छे से, नोट्स वोट्स बना लो। तो ये हाइट हो गई दोस्त। अब हम आते हैं ग्राफ पे, कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन पे। नॉर्मल टाइट्रेशन हो गया, नॉर्मल टाइट्रेशन कर्व बना रहे थे वो समझा दिया हमने, जितना हमको बताना था सब बता दिया। इसको सबको लिखते रहना, हम दोबारा कभी नहीं पढ़ाएंगे ये सब, तुमको लग रहा हो फिर अब बताएंगे, मतलब जरूरत पड़ेगी तो भले बता सकते हैं, नहीं तो ऐसा नहीं कि फिर से इतना डिटेल में यही चीजें बताएंगे। जो मिस हो गया होगा पॉइंट उसको बता देंगे। तो देखो दोस्त, नेक्स्ट वाला शुरू करते हैं हम लोग। कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन इसी का रह गया ना। तो एक बात बताओ, ध्यान से देखो दोस्त, थोड़ा ज्यादा बड़ा हो, वाई एक्सिस पे लिखो मोलर कंडक्टेंस, ये वॉल्यूम ऑफ NaOH एडेड, एक्स एक्सिस पे लिखो, और वाई एक्सिस पे लिखो, क्या लिखोगे, मोलर कंडक्टेंस। मोलर कंडक्टेंस लैम्डा एम नॉट नहीं, लैम्डा एम। मोलर कंडक्टेंस लिख दो या इक्विवेलेंट कंडक्टेंस लिख दो, वाई एक्सिस पे कुछ भी लिख दो, क्योंकि मोलर कंडक्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। तो वाई एक्सिस पे मोलर कंडक्टेंस भी चलेगा, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस भी चलेगा। एक्स एक्सिस पे क्या होगा, वो हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ NaOH एडेड। थोड़ा सा यहाँ पर सोचने वाली चीज है, सोचने वाली चीज है। 25 ml यहाँ बना देते हैं मान लो NaOH का। थोड़ा ध्यान से देखना दोस्ती, ये थोड़ा डिफिकल्टी वाली चीज है। तो 25 ml पे हम पहुंच गए, सपोज करो। हम 25 ml के बाद वाली बात करते हैं पहले, सुनो तो दोस्त। जब 25 ml तुमने NaOH डाल दिया होगा, उसके बाद की बात करते हैं हम। पहले उसके बाद मतलब सोचना चाह रहे हैं हम। ये बोल रहे हैं कि शुरुआत में क्या था, एसिड कितना था। अरे एक बात बताओ, सबसे पहले क्या था, एसिटिक एसिड। और एसिटिक एसिड जब रिएक्शन करेगा इसके साथ NaOH के साथ, तो टाइम के साथ एसिटिक एसिड कंज्यूम होना शुरू हो जाएगा। क्या बन जाएगा, CH3COONA प्लस वाटर। वाटर तो हम बोलते हैं अनआयनाइज्ड, मतलब आयनाइज होता ही नहीं है ना। लेकिन जो सोडियम के सॉल्ट होते हैं, सोडियम एसिटेट, वो 100% आयनाइज्ड होगा कि नहीं होगा। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. Yes. 100% आयनाइज्ड होगा ये, ठीक है। सपोज करो, अभी सुन लो पहले दोस्त, 25 ml 0.1 मोलर अगर हमने ले लिया था इसको, शुरुआत में क्या था 25 ml 0.1 मोलर, तो इसका मतलब कितने मिलीमोल थे, 25 इंटू 0.1। और वॉल्यूम NaOH का कितना था, V मतलब वेरी कर रहा है टाइम के साथ, वही तो एक्स एक्सिस पे लिखा है, इंटू 0.1 इसके थे। जब V की वैल्यू 25 हो जाएगी तो पूरा का पूरा एसिटिक एसिड कंज्यूम हो चुका होगा, पूरा का पूरा एसिटिक एसिड खत्म हो जाएगा दोस्त। सब का सब सोल्यूशन में उस टाइम, अबे सब कुछ पूरे सोल्यूशन में जब V की वैल्यू 25 होगी तो सोडियम एसिटेट होगा, एसिटेट, सोडियम एसिटेट की कुछ कंडक्टेंस होगी,
कोई पर्टिकुलर 100% आयनाइज्ड है ना ये, कोई पर्टिकुलर वैल्यू होगी इसकी कंडक्टेंस की। हम देखो, हम इसके आगे का ग्राफ बनाना चाह रहे हैं, 25 के आगे वाला, उसके पीछे वाला भी थोड़ी देर में समझाएंगे। इसके आगे का ग्राफ जो बनाना चाह रहे हैं उसको समझो। हम ये बताना चाह रहे हैं दोस्त कि 25 जो आपने लिखा हुआ है ये v इंटू 0.1 जो भी है, 25 ml जब आप लोग इसको ले लोगे तो पूरा का पूरा एसिटिक एसिड कन्वर्ट हो चुका होगा सोडियम एसिटेट में। अब इस सोडियम एसिटेट के बाद अगर एक्स्ट्रा NaOH ऐड करोगे तो कंडक्टेंस बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ जाएगा। इंक्रीज होगा ना। तो इसका मतलब Yes, इसके sir. 25 के बाद ये कंडक्टेंस बढ़ना शुरू हो जाएगा ऐसे थोड़ा ज्यादा, क्योंकि Na प्लस और OH माइनस आ रहे हैं ना, Na ऐसे बढ़ेगा किसी थीटा एंगल से इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा ये कंडक्टेंस जब आप लोग इसके न्यूट्रलाइजेशन के बाद NaOH ऐड करोगे तो, क्योंकि जब न्यूट्रलाइज हो गया होगा तो एसिटेट आयन पूरा सोडियम एसिटेट 100% आ गया होगा, दोनों की कंडक्टेंस होगी ना, Na प्लस और सोडियम इसकी एसिटेट की दोनों की कंडक्टेंस होगी। एसिटेट की मान लो 50, 60, 70 कुछ होगी, सोडियम की आप जानते हो Na प्लस की, क्योंकि 100% आयनाइज्ड है। अब हम t इक्वल टू 0 से शुरू करना चाह रहे हैं, t इक्वल टू 0 से। न्यूट्रलाइजेशन के बाद तो आप समझ रहे हो पढ़ने वाली है, न्यूट्रलाइजेशन के पहले हम बताना चाह रहे हैं क्या होने वाला है। सुन लीजिए दोस्त, पहले शुरुआत में t इक्वल टू 0 पे जो एसिटिक एसिड होता है वो हार्डली 5% आयनाइज करता है। क्या आपको आइडिया है इस चीज का? आपको हमने जब ये पढ़ाया था एक दिन, H प्लस इज इक्वल टू अंडर रूट सी के करके हमने बताया था ना एक दिन। अब एक के ए इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर, आप याद करो, आज से 3 क्लास पहले हमने आपको बताया था एक कि ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ, a weak electrolyte can behave like a strong electrolyte at infinite dilution, or degree of dissociation alpha for a weak electrolyte increases with dilution, or degree of dissociation alpha of a weak electrolyte tends towards unity at infinite dilution। तो हमने बोला था 0.1 मोलर एसिटिक एसिड है तो उसका अल्फा आया था, अगर आप निकालोगे तो 0.02, 0.03 मान लेते हैं, तो 0.1 मोलर एसिटिक एसिड 3% आयनाइज किया था, और हमने 10⁻⁵ मोलर एसिटिक एसिड लिया था तो आया था 0.732, मतलब √3 - 1 करके आंसर आया था, मतलब 73.2% आयनाइज किया था जब 10⁻⁵ मोलर ले लोगे। हमने खुद कैलकुलेट करके दिखाया था, लेक्चर नोट्स में आपके होगा और रिकॉर्डेड उसमें। 10⁻�6 मोलर लिया था तो एसिटिक एसिड आयनाइज कितना किया था? 95%। बहुत बढ़िया दोस्त, तो हमने ये चीज कराई हुई है, अब इसलिए हम आज नहीं करा रहे हैं कि अब एक बात बताते हैं। जब आपने 0.1 मोलर एसिटिक एसिड लिया था, अरे देख लो, हम एक बार फिर से बता देते हैं, ACOH, ACOH बोले तो एसिटिक एसिड 0.1 मोलर लिया था, 10⁻⁵ मोलर लिया था और 10⁻�6 मोलर लिया था, तो इसका अल्फा जो आया था, अल्फा की वैल्यू वो आई थी 0.03, और यहाँ पे अल्फा की वैल्यू आई थी √3 - 1 या 0.732, और ये आया था 0.95। ये आप लोगों ने खुद कैलकुलेट किया है। Yes, sir. अल्फा में क्वाड्रेटिक बनाई थी, कैलकुलेट की थी। तो मेरे दोस्त एक बात बताओ, ये डेटा अगर आपको पता है, ये हमने कैलकुलेट कराया है, हम इसलिए बता रहे हैं आपको, अभी 2 क्लास पहले, 3 क्लास पहले। तो इसको जल्दी से लिखो, फिर हम आगे बताएं, क्योंकि अभी ये शुरुआत वाला ग्राफ छूटा हुआ है ना, 0 से 25 ml तक क्या होगा वो तो अभी तो हमको नहीं पता, तुम्हें नहीं पता, हमको भी नहीं पता। ये एसिटिक एसिड को लिखा है ACOH। इस ACOH का जो अल्फा होता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा विद कंसंट्रेशन कैसे वेरी करता है, ये हम आपको प्रूव करके दिखा चुके हैं पहले। ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ अलग से 3 पेजेस में आपको लेक्चर नोट्स के साथ ही पढ़ाया था ऑनलाइन वाली क्लास में, और पूरी प्रूफ दिया था इसका क्वाड्रेटिक बना के। क्वाड्रेटिक का सॉल्यूशन आप लोगों ने बताया था, लेकिन बना था उसमें कुछ क्वाड्रेटिक 10 अल्फा स्क्वायर समथिंग अल्फा माइनस समथिंग इज इक्वल टू 0 करके। तो ACOH एसिटिक एसिड है, उसका अगर कंसंट्रेशन 0.1 मोल होगा तो हार्डली 3% आयनाइज करता है। हमने 5% ले लिया, वैसे उसको 3 कर सकते हो, मान लो 0.1 मोलर है ना, 3 कर सकते हो उसको, 3% आयनाइज। और जब उसी कम कंसंट्रेशन और ज्यादा कम कर देते हैं, मतलब 10⁻⁵ मोलर, तो आया था √3 - 1, जिसको 0.732 बोलते हैं। तो मेरे दोस्त एक बात बताओ, सुनो तो, अब आ जाओ, इसे कॉपी कर लिया सब लोग, समझ गए?
तो कोई, अब देखिए हटा दे रहे हैं इसको। अब सुनो, वाटर से हमें कोई मतलब रह नहीं गया, वाटर तो कंडक्टेंस शो नहीं करता, उसको हटाओ। अब T इक्वल टू 0 पे, T इक्वल टू 0 पे क्या था, सिर्फ एसिटिक एसिड था। हम ये पूछना चाहते हैं इस टाइम यहाँ पे ग्राफ रहा होगा, यहाँ पे कहाँ रहा होगा ग्राफ, ऐसा तो नहीं पहले बहुत ज्यादा वैल्यू थी, वही हम पूछ रहे हैं। T इक्वल टू 0 पे जब NaOH आपने ऐड नहीं किया था तो क्या रहा होगा, कोई कंडक्टेंस, ये लैम्डा m की, रुको तो भैया, सर कम रही कंडक्टेंस होगी की कोई वैल्यू। कंडक्टेंस की वैल्यू कुछ होगी, सुनो, कंडक्टेंस की वैल्यू क्या होगी, जब एसिटिक एसिड अकेले था, तो एसिटिक एसिड जब अलोन था, कुछ और नहीं था, तो आयनाइज कर रहा था 3%, तो 3% आयनाइज कर रहा था, तो H प्लस भी बहुत कम निकल रहा होगा, बहुत कम H प्लस निकल रहा होगा, है ना। और जो एसिटेट आयन है वो भी बहुत कम बन रहा होगा। जैसे सपोज करो आपके पास 100 मॉलिक्यूल है, सपोज करो 100 मॉलिक्यूल, तो ऑन एन एवरेज उस 100 मॉलिक्यूल में से 3 ही मॉलिक्यूल आयनाइज हो रहे होंगे, यही तो मीनिंग है उसका। लेमन टाइप में अगर आप लोग कंपेयर करना चाहते हो कि एसिटिक एसिड 3% आयनाइज्ड है, तो जो 100 मॉलिक्यूल हैं वो सारे के सारे 3% आयनाइज होंगे, सारे के सारे एसिटिक एसिड के मॉलिक्यूल 3% आयनाइज होंगे। यस सर। या हम ऐसे मान सकते हैं कैलकुलेशन के लिए कि भैया मान लो 100 मॉलिक्यूल है, उनमें से 3 मॉलिक्यूल पूरे आयनाइज है, मीनिंग यही तो हुआ, एक तरह से कैलकुलेशन करने के लिए मान सकते हो। भले ही H प्लस की आयनिक मोबिलिटी बहुत ज्यादा होती है, रादर मोलर आयनिक कंडक्टेंस बहुत ज्यादा होता है, वी कैन से कि मोलर कंडक्टेंस ज्यादा होता है H प्लस का 350, अबे लेकिन आयनाइज भी तो होना चाहिए, आयनाइज है ही नहीं वो, तो इसका मतलब शुरुआत में इसकी वैल्यू कम रही होगी। T इक्वल टू 0 पे जब तुमने NaOH नहीं डाला होगा, इतनी हाइट पे नहीं रहा होगा, ये कहीं कम हाइट पे रहा होगा, थोड़ा सा मान लेते हैं यहाँ कहीं रहा होगा T इक्वल टू 0 पे जब तुमने NaOH नहीं डाला था, तो इसका मतलब ग्राफ की शुरुआत थोड़े नीचे से होगी, इस हाइट से तो नहीं होगी पक्का, क्योंकि इस हाइट पे क्या है कि सारा का सारा एसिटिक एसिड कन्वर्ट हो गया एसिटेट में, सोडियम एसिटेट में, और ये 100% आयनाइज्ड है और वो 3% आयनाइज्ड है। तो जो 100% वाला, अब लेकिन फिर भी उसमें 100 और 3 में भी लोग बोलते हैं कि सर यहाँ पे सोडियम आ गया है, कोई बात नहीं, सोडियम इतना भी बेकार नहीं है कि उसकी मतलब बहुत कम हो वैल्यू। यहाँ पे H प्लस था, लेकिन ये अगर कोई बोलता है एसिटिक एसिड 100% आयनाइज कर रहा है, तो H प्लस भी 100% होता, बहुत ज्यादा वैल्यू होती, ग्राफ बहुत ऊपर होता, लेकिन भैया यहाँ पे H प्लस तो सिर्फ 3% आयनाइज हो रहा है, तो उसकी वैल्यू जो ये सोडियम एसिटेट बना है इक्विलिब्रियम पे 25 ml पे, उससे तो कम ही रहेगी, यहाँ से ग्राफ शुरू होगा। अब क्या हो रहा है, सुनो तो, जैसे एक एसिटिक एसिड का मॉलिक्यूल है, सुन लो भाई, पहले 1 मॉलिक्यूल एसिटिक एसिड का चूज करो, देखो आप किसी मॉलिक्यूल के पास पहुंच जाओ तो बोलेगा भाई हम 3% आयनाइज हो रहे हैं, तुम कैलकुलेशन करो, तुम भैया एसिटिक एसिड 3% आयनाइज कर रहे हो सिर्फ, जब तुम उसमें NaOH ऐड करोगे तो वही एसिटिक एसिड का मॉलिक्यूल कन्वर्ट हो जाएगा सोडियम एसिटेट में, सोडियम एसिटेट जो कि 100% आयनाइज कर रहा है ना। तो उस 3% आयनाइज करने वाले से 100% वाला थोड़ा ज्यादा माना जाएगा। अब कोई बोले सर यहाँ पे H प्लस था, यहाँ पे Na प्लस है, तो H प्लस की कंडक्टिविटी ज्यादा होती है क्योंकि उसकी 350 आपने बताई थी, लेकिन पूरा अवेलेबल थोड़ी है, वो तो सिर्फ 3% अवेलेबल है, तो 350 का 3% काफी कम आएगा अगर आप कैलकुलेट करके, अगर कैलकुलेशन ही करना चाहते हो तो एसिटेट इधर भी कम है, इधर भी कम है, तो मान लेते हैं एसिटेट की आयनिक मोबिलिटी है, मान लो 100, मान लेते हैं 90 मान लो एसिटेट की, तो T इक्वल टू 0 पे अगर ये 3% आयनाइज है, कैलकुलेशन से बता रहे हैं, अगर T इक्वल टू 0 पे 3% आयनाइज है तो एसिटेट कितना हो जाएगा, 90 इंटू 3/100, और H प्लस कितना हो जाएगा उस टाइम 350 इंटू 3/100, शुरुआत में यही होगा, लेकिन जब ये बन गया पूरा तो यहाँ पे आओगे तो पूरा क्या हो जाएगा 90, समझ रहे हो, यस और यहाँ पे कितना आ जाएगा इसका 50, अराउंड 50 हो जाएगा। Yes. तो Yes, किसकी sir. अभी किसकी वैल्यू ज्यादा आ रही है वैसे इसकी, हमें आप बताओ, सर राइट, राइट वाले की Sodium ज्यादा आ रही है, थोड़ी सी ज्यादा आ रही है। अबे क्योंकि जब आयनाइज हो गया तो हमें कुछ वैल्यूज पता है ना, कुछ वैल्यूज का सहारा हमें लेना पड़ेगा, क्योंकि किसी बुक में देखोगे तो क्वालिटेटिवली आपको कितनी थ्योरी बताएंगे, थोड़ा न्यूमेरिकल वैल्यूज का सहारा लेना पड़ेगा। H प्लस का 350 होता है तो 3% 3/100 हो गया,
90 का 3/100 हो गया। ये तो एसिटिक एसिड था शुरुआत में। तो अगर हम एक एसिटिक एसिड मॉलिक्यूल को रिप्लेस कर रहे हैं 1 सोडियम एसीटेट से, तो जैसे जैसे एसिटिक एसिड के मॉलिक्यूल रिप्लेस होते जाएंगे सोडियम एसीटेट से, देखो धीरे धीरे बढ़ती चली जा रही है कंडक्टिविटी। तो ये ग्राफ ऐसे धीरे 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 इंक्रीज होता चला जाएगा। बहुत ज्यादा स्पीड से तो नहीं इंक्रीज होगा, रुक जाओ, इतना ज्यादा तेजी से नहीं होता, यहाँ कहीं से होता है, बहुत स्लोली स्लोली इंक्रीज होता है, उसके बाद थोड़ा तेजी से इंक्रीज होता है। इतना भी क्या, थोड़ा ग्राफ टेढ़ा हो जाएगा, ऐसे बहुत धीरे धीरे इंक्रीज होता है, उसके बाद बहुत तेजी से इंक्रीज होता है। अगर स्लोप निकालना चाहोगे तो पहले वाला स्लोप काफी कम होता है और बाद वाला स्लोप काफी ज्यादा होता है। क्या ये समझ पा रहे हो दोस्त, कैसे इंक्रीज हो रहा है? Yes, sir. अच्छा Yes. पीछे वाले भैया कोई डाउट है, कोई कुछ पूछना तो नहीं है? पूछना जरूर दोस्त। तो इसको कॉपी कर लो कि भैया देख ठीक है, इंक्रीज अभी भी हो रहा है शुरुआत में भी, मतलब जैसे जैसे एसिटिक एसिड के मॉलिक्यूल रिप्लेस होते जाएंगे सोडियम एसीटेट से, स्लोली स्लोली धीरे धीरे जो कंडक्टेंस की वैल्यू है, मोलर कंडक्टेंस की वैल्यू या मोलर आयनिक कंडक्टेंस की वैल्यू या आयनिक मोबिलिटी धीरे धीरे इंक्रीज होती चली जाएगी। धीरे धीरे 25 ml तक पूरे के पूरे एसिटिक एसिड के मॉलिक्यूल रिप्लेस हो गए होंगे सोडियम एसीटेट से, और जैसे 25 ml हुआ, सारा का सारा एसिटिक एसिड मॉलिक्यूल रिप्लेस हो चुका होगा सोडियम एसीटेट के साथ। अब भाई तो मैंने वो डालोगे, उसको कहीं रिएक्शन नहीं करनी है, वो सीधे इंक्रीज करता चला जाएगा कंडक्टिविटी या मोलर कंडक्टेंस। तो ये रीजन लिखने होते हैं दोस्त। वो डेटा भी हमने हल्का सा बता दिया है कि शुरुआत में t = 0 पे अगर एक एसिटिक एसिड का मॉलिक्यूल अगर रिप्लेस हो रहा है सोडियम एसीटेट से, तो एसिटिक एसिड की मोलर कंडक्टेंस ये हुआ करती थी, अगर 1 मॉलिक्यूल है जो 3% आयनाइज कर रहा है और जो सोडियम एसीटेट हुआ है उसकी मोलर कंडक्टेंस ये हो गई है, तो देखो एसीटेट जो सोडियम एसीटेट बना है उसकी मोलर कंडक्टेंस ज्यादा है। तो इसका मतलब एसिटिक एसिड मॉलिक्यूल जैसे जैसे रिप्लेस होते जाएंगे सोडियम एसीटेट से, ओवरऑल मोलर कंडक्टेंस की वैल्यू थोड़ी थोड़ी इंक्रीज होती चली जाएगी, और वो थोड़ा थोड़ा इंक्रीज 25 ml तक अच्छा खासा अमाउंट हो चुका होगा। और जैसे 25 ml पे सारे के सारे एसिटिक एसिड के मॉलिक्यूल सोडियम एसीटेट में कन्वर्ट हो चुके होंगे, ड्रास्टिकली इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा एज वॉल्यूम ऑफ NaOH इज इंक्रीज। समझ में आ रहा है भैया? ये लिख लो इसको, सारा डेटा वेटा कहानी जो भी हमने बताई, 2-4 मिनट का टाइम ले लो, लिख लो, अभी हमारे पास टाइम है 15 मिनट, लिख लो, फिर हम अगला वाला टाइट्रेशन भी जल्दी से बता देते हैं। कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन चल रहा है दोस्त, हम सोच रहे हैं आज खत्म कर दें। के बाद क्या बचेगा? इलेक्ट्रो इस टॉपिक के बाद तुम्हारे 2 मेन चैप्टर बचे हैं, एक तो बचा है पी, खत्म हो जाएगा। रुको भैया, इलेक्ट्रो अभी खत्म कर दे रहे हैं, देखो अभी बस एक 15 मिनट में खत्म कर देंगे, थोड़ा जल्दी से बताएंगे। एक ग्राफ हम अभी तुम लोग को इसी भरोसे छोड़ देंगे। अभी इसके बाद है तुम्हारा पी ब्लॉक और क्वालिटेटिव एनालिसिस, और एक बचा है मेटलर्जी। तो पी ब्लॉक हम शुरू करेंगे इसके बाद, या हो सकता है क्वालिटेटिव एनालिसिस शुरू कर दें, अब अभी तक सोचा नहीं है, और फिर मेटलर्जी वाला जो है वो शुरू कर देंगे। मतलब अब बच्चा नहीं है, इसी बोला है ना सितंबर में खत्म, तो 12th का सिलेबस सितंबर में फिनिश, 1 महीने में खत्म कर देंगे। थोड़ा सा हमें क्या जरूरत है, हाँ नोट्स भेज दीजिएगा सर। एस ब्लॉक का नोट्स हमने भैया बनाया नहीं है, हमने लिखा नहीं लास्ट ईयर। तो एस ब्लॉक के लिए जो पैकेज गया है आप लोगों के पास, उस पैकेज से और एनसीईआरटी से कर लो। सुनो, उसमें हाइड्रोजन नहीं आ रहा है, हाइड्रोजन का टेस्ट अलग रखेंगे, सिर्फ एस ब्लॉक आएगा, अल्कली मेटल और अल्कलाइन अर्थ मेटल। अरे सिंपल सिंपल चीजें होती हैं, फ्लेम टेस्ट जानते हो, सॉल्वे प्रोसेस पढ़ लेना, फ्लेम टेस्ट पढ़ लेना, सोडियम लिक्विड अमोनिया में डाला जाता है वो पढ़ लेना, ऐसे और छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं। बाइकार्बोनेट पढ़ लेना, सोडियम बाइकार्बोनेट होता है जो पॉलीमर बनाता है, पोटेशियम बाइकार्बोनेट डायमर बनाता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू। ऐसे ऐसे और छोटी छोटी चीजें हैं, देख लेना, हो जाएगा, सारी बातें थोड़ी बता देंगे। पैकेज सर उसमें बहुत अजीब सा लिखा है। अरे अजीब सा है थोड़ा सा, हाँ, लेकिन अब क्या है, इरिटेटिंग क्या पढ़े क्या ना पढ़े है भैया। सर पैकेज होता तो समझ में नहीं आता, आपकी नोट्स रहती है सर बहुत एक्यूरेट रहती हैं। अरे तो नोट्स अब नहीं लिखा ना यार, इतना टाइम नहीं हो पाता भैया कि नोट्स पे लिख डालूं। तो ये सबको समझ में आ गया दोस्त, अब आ जाओ लास्ट वाले पे। अच्छा एक सी पार्ट लिखो, सी पार्ट, ए बी हो गया, सी पार्ट क्या, कौन सा ग्राफ बताया था?
NH4OH, NH4OH plus HCl. हाँ NH4OH plus HCl, NH4OH plus HCl टाइट्रेशन कर्व। NH4OH के नीचे लिखो 25 ml 0.1 मोलर। NH4OH plus HCl कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन कर्व आपको बताने जा रहे हैं। NH4OH plus HCl कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन कर्व, और NH4OH के नीचे लिख लेना 25 ml 0.1 मोलर। अब देखो दोस्त, आप लोग बोलोगे सर हमको NH4OH और HCl का हमको पहले नॉर्मल टाइट्रेशन बताइए, आयनिक वाला पहले बताते हैं, तुम लोग आंसर नहीं करते, इसलिए इसको नहीं बताएंगे हम। अभी देखा कितना हमने बफर बनाया था, फिर उसके बाद और सारा ड्रामा किया था। तुम लोग आधे बैठे रहते हो, हमें लिखते जाते हैं, हमें लिखते हैं, हमें समझते हैं। इसलिए टाइट्रेशन कर्व इसका नहीं बताएंगे, जब आयनिक रिवाइज कराएंगे तब बता देंगे, क्योंकि हम सोच रहे हैं इलेक्ट्रो खत्म हो जाए, 15 मिनट है हमारे पास। तो वैसे चैप्टर तो कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन चल रहा है ना, तो हमसे क्यों पढ़वा रहे हो तुम लोग जबरदस्ती ये वाला टाइट्रेशन? कर लोगे इसको एक बार वैसे ट्राई करके, बफर वफर बनेगा इसमें भी। तो इसमें लिख लो, लिखो इन दिस टाइट्रेशन, पहले इन दिस एसिड बेस टाइट्रेशन, दो चार पॉइंट लिख लो। इन दिस एसिड बेस टाइट्रेशन, इन दिस एसिड बेस टाइट्रेशन methyl orange indicator, methyl orange can be used as indicator, phenolphthalein cannot be used. In this acid base titration, वैसे आपको आंसर बता दें इसका कि methyl orange indicator can be used as, methyl orange can be used as indicator, है ना, phenolphthalein cannot be used. और इसमें आपको बता देते हैं वर्टिकल जो जंप आता है ना, हाइट जो होती है वो 3.5 से लेके 7 तक होती है। 3.5 से 7 जो वर्टिकल हाइट आती है ना, जो वर्टिकल लाइन आती नहीं है, 3.5 से 7 के बीच में आती है ये वर्टिकल। तो इसका मतलब है ऐसे इंडिकेटर जिनका pK -1 pK और pK +1 3.5 से 7 के बीच में होगा, वही तो यूज कर सकते हो। और फिनोल्फथलीन पक्का नहीं यूज कर सकते, इसका मतलब है आप लोग वही इंडिकेटर यूज करते होगे जो हम बता रहे हैं, मिथाइल ऑरेंज हो गया, मिथाइल रेड हो गया, ठीक है भैया। कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन इसका वैसे ही बनेगा, ठीक वैसे बनेगा जैसे अभी आपने देखा था इसका एसिटिक एसिड का और HCl का, नहीं समझ रहे हो? बस इसका टाइट्रेशन जो होगा वो एक्चुअली में शुरुआत में तो धीरे धीरे बढ़ेगा एसिटिक एसिड जैसे, ऐसे धीरे धीरे धीरे, लेकिन बाद में इसका बहुत तेजी से ऐसे वर्टिकल जाएगा, बहुत तेजी से, मतलब क्योंकि HCl एक्स्ट्रा होता जा रहा है ना, H+ एक्स्ट्रा होता जाएगा। हाँ H+ एक्स्ट्रा होता जाएगा। इसका मतलब देखो शुरुआत में ये भी बढ़ेगा धीरे धीरे धीरे, जैसे एसिटिक एसिड वाला बढ़ रहा था, लेकिन इसमें जो ग्राफ दूसरा वाला होगा, मतलब 25 ml के बाद बहुत स्टीप तेजी से निकलेगा, क्योंकि अब जो इंक्रीज हो रहा है वो H+ और Cl- की वजह से हो रहा है। बना ही लो, जब लिख दिया हमने तो बड़ा सा एक ग्राफ बनाओ ऐसे ही, वर्टिकल लाइन y एक्सिस पे लिखो लैम्डा m नॉट, y एक्सिस पे ऐसे लैम्डा m लिखना, कैपिटल लैम्डा m, तो नीचे लिखना वॉल्यूम ऑफ HCl एडेड, x एक्सिस पे लिखना जरूर वॉल्यूम ऑफ HCl एडेड, और ये बना लो। लेकिन 25 ml के बाद बहुत तेजी से ग्राफ लेके जाना, बहुत ज्यादा तेजी से ग्राफ बना लो। हम 4th वाला ग्राफ यहाँ लिख रहे हैं। ये ग्राफ बना लेना भैया, ये बहुत तेजी से वर्टिकल उठेगा ये, क्योंकि भैया वो जैसे ही टाइट्रेशन कंप्लीट हो गया तब तो सिर्फ H+ और Cl- इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा ना। तो ये जो दूसरा वाला θ2 आएगा, ये θ2, ये θ2 की वैल्यू काफी ज्यादा आएगी, और शुरुआत में जो θ1 था वो तो काफी कम आएगा, क्योंकि इंक्रीज तो पहले भी होगा, लेकिन डेटा आपके पास है उनसे कर सकते हो, इंक्रीज तो पहले भी होगा। चलो इसके लिए क्या है ना, एक पेज की जगह छोड़ दो, थोड़ा सा लिखना ना, कहानी वानी नहीं लिखोगे क्या कि हमें लग रहा था पहले 3% आयनाइज करेगा, फिर उसमें जब हम लोग HCl डालेंगे तो और ज्यादा आयनाइज करेगा, ऐसे लिखोगे कि नहीं लिखोगे? तो फुल पेज की जगह छोड़ दो, घर पे जाके लिखना थोड़ा सा, ग्राफ आप समझ जाओ। अब कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन वाला ग्राफ बनाओ, तो कौन सा टाइट्रेशन बनाया हो? अब ये कंडक्टोमेट्रिक वाला है, तुमने वो pH वाला बना दिया उधर, फिर हॉरिजॉन्टल कर दिया तुमने, हमने pH वाला बनाया ही नहीं। हमें हॉरिजॉन्टल लाइन कहाँ से ले आया तुमने?
इसमें जो अगर पीएच वाला बनाओगे तो शुरुआत में ऐसे जाएगा, यहीं पे वर्टिकल उठ जाएगा थोड़ा सा हाइट, फिर उसके बाद ऐसे ऐसे जाएगा। ये तो पीएच वाला ग्राफ है, ये थोड़ी बनाया हमने। हमने तो कंडक्टोमेट्रिक वाई एक्सिस पे यूनिट नहीं लिखते हो क्या आप? वाई एक्सिस पे लिख लिया करो, लैम्डा एम नॉट है तो लैम्डा एम है। आप सब थोड़ी बना देंगे, समझ गया तुम लोग। चलो फोर्थ वाला लिखो, फोर्थ कुछ खुद भी किया करो। फोर्थ वाला कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन, हेडिंग जाके लिख लो, वही जो पीछे लिखी हुई है हेडिंग। जो हेडिंग लिखा हुआ है पीछे जाके वही फिर से लिख लो। एसिटिक एसिड प्लस HCl प्लस NaOH टाइट्रेशन। एसिटिक एसिड प्लस HCl प्लस NaOH टाइट्रेशन। अब कन्वेंशन वही है कि 25 ml 0.1 मोलर एसिटिक एसिड। अब एक काम करो, इसे पिपेट ब्यूरेट बनाओ। और सुनो तो, ये जो बीकर लिया हुआ है, इस बीकर में ऐसे लिखो 25 ml 0.1 मोलर HCl प्लस 25 ml 0.1 मोलर एसिटिक एसिड। दोनों ही बीकर में एसिड लिए हुए हैं ना, तब उसमें NaOH डाल रहे हो, तो इसका कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन बता रहे हैं। बना लो इसको, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए ना। बीकर में दोनों एसिड रखे हुए हैं, दोनों ही 25 ml रखे हुए हैं 0.1 मोलर। दो एंड पॉइंट आएंगे। हमने एक बीकर में क्या किया है, 25 ml 0.1 मोलर एसिटिक एसिड लिया हुआ है। दूसरे वाले बीकर में 25 ml 0.1 मोलर, सॉरी उसी बीकर में 25 ml 0.1 मोलर HCl लिया हुआ है। और ये दोनों लेने के बाद हमने उसमें क्या किया हुआ है, VML 0.1 मोलर NaOH से टाइट्रेशन करवा रहे हैं। तो ठीक है, एसिड बेस टाइट्रेशन अगर होगी तो पीएच वेरी करेगा, वो सब अलग चीज है। अब पीएच वाला ग्राफ बनाएंगे तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा बनेगा। वहां दो एंड पॉइंट आएंगे, वैसे सोच समझ सकते हो कि दो एंड पॉइंट आएंगे, दोनों एसिड बार बार न्यूट्रलाइज करेंगे। क्योंकि ऑनलाइन वाले तुम लोग साले सन्नाटे बैठे हो, ये बोलते नहीं। जी सर समझ रहे। Yes, Yes, sir, sir. समझ गए। यस, अब हम कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन पढ़ा रहे हैं। कंडक्टोमेट्रिक तो कंडक्टेंस कैसे वेरी करेगा। अच्छा एक बात बताओ, अगर एक सॉल्यूशन में कई एसिड रखे हुए हैं और एक पर्टिकुलर बेस से टाइट्रेशन करा रहे हो, तो कौन सा वाला एसिड पहले रिएक्ट करेगा? कोई बात नहीं, दिमाग पे जोर ना दो, साले फट जाएगा। हम बता रहे हैं, सुनो। एक बीकर में अगर मोर देन वन एसिड्स आर प्रेजेंट, तो जो ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है सबसे पहले वो रिएक्ट करता है। तो सबसे पहले जो 25 ml, भाई दोनों का मिक्सचर रखा है, 25 ml 0.1 मोलर एसिटिक एसिड, 25 ml 0.1 मोलर HCl मिक्सचर रखा हुआ है। तो जब टाइट्रेशन कराओगे सबसे पहले 25 ml 0.1 मोलर HCl रिएक्ट करेगा। तो जो कंडक्टेंस एक्चुअली में डिक्रीज होगा, ठीक है, इन दोनों की वजह से कोई कंडक्टेंस की वैल्यू होगी, मान लो वो वैल्यू यहाँ कहीं है, कोई वैल्यू है, ठीक है। वाई एक्सिस पे मोलर कंडक्टेंस लिखा है लैम्डा m, ये इक्विवेलेंट कंडक्टेंस भी लिख सकते हो, बात बराबर है। कोई इसकी वैल्यू है t इक्वल टू 0 पे, जब आपने NaOH ऐड नहीं किया था। वाई एक्सिस पे बना लो ऐसे ग्राफ, वर्टिकल पे थोड़ा बड़ा ग्राफ बनाओ, एक पे छोटा छोटा बना खाली, उसमें क्या क्या कर लोगे, थोड़ा बड़ा सा बनाओ। देखो देखो दोस्त, सुन लो पहले, अभी फिर बनाना, पहले देख लो, तब तुम लोग कॉपी बनाओ, थोड़ा अच्छा भी लगेगा। तो t इक्वल टू 0 पे ये था। अब मेरे दोस्त एक बात बताओ, स्ट्रॉन्ग एसिड टाइम के साथ कंज्यूम होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड जो कि 100% आयनाइज्ड है, जब NaOH डालोगे तो सारा का सारा HCl रिप्लेस होता जाएगा NaCl के साथ। इसका मतलब H प्लस रिप्लेस हो रहा है किससे, Na प्लस से। तो 25 ml तक ग्राफ वैसे ही डिक्रीज करेगा जैसे आपने स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस वाला देखा था, बहुत तेजी में डिक्रीज करेगा ऐसे स्टीप। Yes, Yes, sir. sir. तो जब तक फर्स्ट एंड पॉइंट आएगा, इसका फर्स्ट एंड पॉइंट
तो बहुत तेजी से डिक्रीज कर चुका होगा। इस 25 ml ऐड करने के बाद सारा का सारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड कन्वर्ट हो गया होगा NaCl में। समझ रहे हो? अब कौन टाइट्रेट Yes. करेगा अगर NaOH डालोगे तो? अब कौन करेगा बे? दूसरा एसिड जो Acetic acid. दूसरा एसिड, सेकंड वाला एसिड करेगा। तो सेकंड वाला एसिड करेगा तो दूसरा ग्राफ जैसे धीरे धीरे बढ़ता था। एसिटिक एसिड 3% हार्डली आयनाइज करता है, 3% ही तो करता है। अभी आपको पिछले वाले एग्जांपल में दिखाया था। यस सर। यस सर तो धीरे धीरे कैलकुलेशन करके भी देखा तो धीरे धीरे बढ़ना शुरू करेगा। ऐसे बेचारा रेंग रेंग के ग्रेस करते हुए धीरे 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 बढ़ना शुरू करेगा। जैसे एकदम धीमे से। समझे? यस यस सर तो जब ये धीरे धीरे इंक्रीज किया है, थोड़ा थोड़ा इंक्रीज कर गया ये, तो दूसरा एंड पॉइंट आ जाएगा। और दूसरे एंड पॉइंट पे एसिटिक एसिड भी कन्वर्ट हो चुका होगा सोडियम एसीटेट में, और अब जो है वो थोड़ा और तेजी से इंक्रीज करेगा, थोड़ा तेजी H से। माइनस। लेकिन OH अभी भी minus सुनो सुन, अरे इतनी जल्दी ना करो। अभी भी जो θ1, θ2, θ3 की वैल्यूज हैं, देखो स्लोप्स अगर हम लिख देते हैं ऐसे, तो तुमको क्या लग रहा है सबसे बड़ा कौन सा होगा, सबसे छोटा कौन सा होगा? θ1 θ1 पहले। थीटा 1 सबसे बड़ा होगा, थीटा 3 फिर θ3 फिर हाँ दोस्त यही होगा। ओ सॉरी, θ3 है लास्ट वाला। क्या आप लोग समझ पा रहे हो? θ1 सबसे ज्यादा होगा, फिर θ3, फिर θ2। मतलब अगर ग्राफ की बात करोगे तो ये बाद में इंक्रीजिंग है। क्लासरूम वाले किसी को कोई डाउट समझ में आ रहा है भैया? तो एक्चुअली में ये दोनों ग्राफ का मिक्सचर है जो आपने अभी ऊपर पढ़ा है, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस टाइट्रेशन और वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस टाइट्रेशन। उन्हीं दोनों को क्लब कर दिया हमने, क्योंकि सबसे पहले टाइट्रेशन होगा तो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस रिएक्शन करेंगे, फिर उसके बाद वीक एसिड वाला पोर्शन रिएक्ट करना शुरू करेगा। बना लो इसको और सब कहानी लिख लो उसमें, जो जो हमने बताया है वो सब कॉपी कर लो और सारे पॉइंट्स लिखते रहो। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जितने भी पॉसिबल टाइट्रेशंस थे उनके हमने टाइट्रेशन कर्व भी आपको बताए और कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन कर्व भी बताए। एक आध अगर छोड़ दिया है तो वो आपके लिए छोड़ दिया है, थोड़ा बहुत इतना करना चाहिए तुम लोग को। तो नॉर्मल टाइट्रेशन और कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन दोनों आपको पता लग गए। हाँ तो θ1, θ2, θ3 लिख लो। एंगल्स के बारे में लिख लो वैसे ही, कौन बड़ा है कौन छोटा है। एरो बना लो कि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, सबसे पहले डिक्रीज फिर इंक्रीज, इंक्रीज ऐसे हो रहा है। तो इनसे रेलेवेंट थियरी भी लिखनी चाहिए। कोई बहुत कम लोग हैं जो क्लास में बेचारे कंटिन्यूसली लिख रहे हैं, बाकी लोग तो अपना बस ऐसे ही चल रहा है इसी में। सारे पॉइंट्स लिख लो। जानते हो दोस्त, हम तुमको क्या लगता है हमें जबरदस्ती थोड़ी लिखवाना है यार। हम बस ये चाहते हैं कि जब कभी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए या फिर अभी जब टेस्ट होंगे तुम्हारे रेगुलर, तो क्वेश्चन आता है ना तो लोग डाउट पूछते हैं, भेज देते हैं इकट्ठे, सर ये बता दीजिए। कितना बताएंगे भाई डाउट हम? यही वही पढ़ाया है, वही लेक्चर नोट्स में, उसके बाद वही डाउट पूछते हो तुम लोग सिली सिली। मतलब डाउट बताने में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन 4 बार वही चीज बताई क्लास में जब हम बोल रहे हैं कि ये कॉपी कर लो, मतलब हम वही पढ़ाएं फिर तुम्हें फिर ओवरऑल फिर कई आवर स्पेंड करें डाउट बताने में, वही चीज डाउट बताने में जो पढ़ाया हुआ है। तो बताओ दोस्त, कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन समझ में आ रहा है? हमने आपको स्ट्रॉन्ग Yes, एसिड स्ट्रॉन्ग, हाँ स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का भी पढ़ा दिया, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का भी बता दिया, वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड का भी बता दिया, और मिक्सचर ऑफ एसिड्स जिसमें स्ट्रॉन्ग एसिड वीक एसिड दोनों हैं एंड स्ट्रॉन्ग बेस टाइट्रेशन का भी बता दिया आपको। इसके बियॉन्ड कुछ नहीं हो सकता। एक टाइट्रेशन और आपको पढ़ाया था कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन, जब सॉल्ट ब्रिज बता रहे थे। अब अगर ध्यान करोगे सॉल्ट ब्रिज पढ़ाते टाइम, तो हमने बोला था IIT JEE एडवांस में क्वेश्चन आया हुआ था कि तो आयनिक पहले मोबिलिटी वाला सॉल्यूशन, क्वेश्चन था। sir, AgNO3 और known amount of K हाँ हाँ KCl. वही। अच्छा। तो हमने ये बोला था आप लोगों को कि भैया जब उस टाइम कि आपका KCl सॉल्यूशन में पड़ा था, AgNO3 उसमें ऐड करते जा रहे हो, तो हमने कोई नॉर्मल टाइट्रेशन थोड़ी पूछा था, हमने तो टाइट्रेशन कर्व पूछा था उस टाइम क्या होगा। समझ में आ रहा है दोस्त? तो टाइट्रेशन कर्व क्या आप लोगों ने बता दिया था कि वही होगा जो हमने उस टाइम मतलब समझ गए थे। तो कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन हमने एसिड बेस वाले भी बता दिए, और कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन हमने प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में भी बता दिए। ऐसे ही कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन कॉम्प्लेक्सेशन इक्विलिब्रियम में भी हो सकता है।
कि कोई कॉम्प्लेक्स जब बनना शुरू हो जाता है तो कॉम्प्लेक्स का मतलब है कंबाइन कर गया वो। कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर अगर कोई चीज आ जाएगी तो कभी आयनाइज नहीं करती, स्पारेंगली सॉल्युबल की तरह बिहेव करती है। सुना है कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर वाली चीज आयनाइज करती है कि नहीं करती? नहीं करती ना। तो इसका मतलब कोई रिएक्शन ऐसे भी दे सकते हैं कि कॉम्प्लेक्स बन रहा है तो बताओ कंडक्टेंस क्या होगा? तो कंडक्टेंस डिक्रीज नहीं करेगा जैसे जैसे कॉम्प्लेक्स बनेगा। जैसे प्रेसिपिटेट बनता है तो कंडक्टेंस डिक्रीज होता है क्योंकि आयंस डिक्रीज कर जाते हैं। समझ में आ रहा भैया? Yes, sir. तो इसका Yes, मतलब आप yes, पूरे केमिस्ट्री में कहीं पे भी अगर आपको कंडक्टेंस और वॉल्यूम ऑफ समथिंग कुछ इंक्रीज डिक्रीज तो अब आप लोग ड्रॉ कर सकते हो। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पूरा वाइंड अप हो चुका है, खत्म कर दिया हमने। लास्ट के पेजेस पे जो हमने लेक्चर नोट्स भेजा था 85 86 जो भी थे, उसमें क्या है कि कुछ एग्जांपल्स हैं, सॉल्ड एग्जांपल्स जो हम कल पढ़ाते टाइम थोड़ा सा रह गया था, लेकिन सॉल्ड एग्जांपल उनको हमने कराया है। वहां पे क्या है, वो पोर्शन नहीं करा पाए थे हम, बस जस्ट 2 पेज नहीं करा पाए थे। उसमें क्या था कि एक आयन था, जैसे इलेक्ट्रोलिटिक सेल में कहीं पे आयन है, कितने सेंटीमीटर की डिस्टेंस मूव करेगा, मोलर आयनिक कंडक्टेंस की वैल्यू दी होगी और ये सब। तो उसके लिए हमने आपको आज ही बताया था कि मोलर आयनिक कंडक्टेंस जैसे हम लोग लिखते हैं, सुन तो लो बे। जैसे मोलर कंडक्टेंस आपको लिखना हो NaCl का इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे, सुन लो पहले। तो इसको हम लोग पहले क्या लिखते हैं, ये 1 into मोलर आयनिक कंडक्टेंस ऑफ Na प्लस आयन प्लस 1 into मोलर आयनिक कंडक्टेंस ऑफ Cl माइनस आयन। अब कभी कभी मोलर आयनिक कंडक्टेंस डायरेक्टली ना देके वो लोग क्या करते हैं, बोल देते हैं भैया इसकी वैल्यू कोई आयनिक मोबिलिटी म्यू इंटू 96500 करके होता है, और म्यू को बोलते हैं आयनिक मोबिलिटी। म्यू का नाम होता है आयनिक मोबिलिटी, समझ रहे हो भैया? ऐसा दिया रहता है। और आयनिक मोबिलिटी का मतलब फिर ये भी बोलते हैं, म्यू जो होता है आयनिक मोबिलिटी, इसको बोलते हैं, रुक जाओ दोस्त, इसको भी हो सकता है क्वेश्चन में तुमको दे देंगे स्पीड ऑफ आयन, आयन जो होता है उसकी स्पीड, और डिवाइडेड बाय किस पोटेंशियल डिफरेंस के क्रॉस, या रादर क्या पोटेंशियल ग्रेडियंट है, जिसको पोटेंशियल ग्रेडियंट बोलते हैं। अभी सुन लो, इसको एक बार और बता देते हैं। ऑनलाइन वाले तुम्हारी तरफ से बहुत नॉइज हो रही है। और पोटेंशियल ग्रेडियंट जो है ना दोस्त, ग्रेडियंट सुनो, किसी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में पोटेंशियल ग्रेडियंट कैसे निकालोगे? तो बोलते हैं जो दोनों प्लेट्स लगाई है ना, कैथोड एनोड, उनके बीच में क्या पोटेंशियल डिफरेंस है और कितनी डिस्टेंस पे रखे हैं उनका रेशियो, तो डेल्टा V अपॉन डिस्टेंस बिटवीन दीज टू प्लेट्स, ये हो जाएगा। अगर इतना आपको पता है तो सुनो, तो पोटेंशियल डिफरेंस है ये, डेल्टा V है, ये पोटेंशियल ग्रेडियंट में डेल्टा V ऐसे, स्पीड नहीं है। तो हो सकता है यहाँ से स्पीड ऑफ आयन निकाल दो, आपको स्पीड पता लग गई आयन की और टाइम आपको दिया हो अगर, तो डिस्टेंस निकाल सकते हो। कभी कभी सॉल्यूशन में ये बोलता है कि कोई आयन कितने डिस्टेंस चला हुआ है, तो कुल मिला के उस आयन की अगर स्पीड आपको पता लग जाए, तो स्पीड पता लग गई तो टाइम आपको दिया रहेगा, तो स्पीड और टाइम से आप डिस्टेंस निकाल सकते हो, कितने आयन कितने डिस्टेंस मूव किया होगा। तो क्वेश्चन मोलर आयनिक कंडक्टेंस दे देगा, मोलर आयनिक कंडक्टेंस से आयनिक मोबिलिटी की बात करेगा, और ये स्पीड ऑफ आयन पोटेंशियल ग्रेडियंट, और यहाँ से स्पीड ऑफ आयन आ जाएगा और आप कैलकुलेट कर लोगे। डी मतलब है डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल प्लेट्स, और डेल्टा V क्या है, जो दोनों पोटेंशियल पैरेलल प्लेट्स के बीच में, अब इलेक्ट्रोलिटिक सेल में 2 प्लेट्स होती है इलेक्ट्रोड, उनके बीच में कोई पोटेंशियल डिफरेंस होता है, तो वही पोटेंशियल डिफरेंस है जो V वोल्ट की बैटरी लगाए हुए हो, और दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच में कोई डिस्टेंस होगा, उसे डेल्टा V अपॉन डी से पोटेंशियल ग्रेडियंट निकाल दो। पोटेंशियल ग्रेडियंट आ गया, स्पीड ऑफ आयन अपॉन पोटेंशियल ग्रेडियंट से आयनिक मोबिलिटी आ गई, आयनिक मोबिलिटी इनटू 96500 फैराड पे कूलम, इससे मल्टीप्लाई कर दो तो मोलर आयनिक कंडक्टेंस आ जाएगा किसी भी आयन का। आयन का मतलब हो सकता है Cl माइनस Na प्लस, वो सबका दिया रहेगा। तो लास्ट के पेज पे 87 86 जो भी पेज हमने दिया था आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में कल, वहां पे एक क्वेश्चन था जो उसको ऐसे कर सकते हो, किसी ने हमसे डाउट पूछा था इसलिए हम बता रहे हैं इसे। हो गया भैया ये? तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाइंड अप हो चुका है। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे 2 ही 3 चैप्टर आपके बचे हैं क्लास 12th के, एक है पी ब्लॉक, एक क्वालिटेटिव एनालिसिस, डायरेक्टली बोर्ड में नहीं पूछा जाता लेकिन IIT में पूछा जाता है, और एक है आपका मेटलर्जी। ठीक है, तो ठीक है, अब आप लोग ब्रेक ले सकते हो। थैंक यू वेरी मच। Thank you, sir. Thank you, sir. थैंक यू Thank you, sir. थैंक यू सर। थैंक यू। चलो अभी हटा देंगे इसको।
ठीक है दोस्त, आप लोग ब्रेक ले लो, जाओ। थैंक यू।